ये ऑडियो नॉवेल मेरी मीठी मीठी आवाज़ में रिकॉर्ड है भाई लोग। कहानी पुरानी है, पब्लिक डोमेन वाली कॉपीराइट तो सालों पहले एक्सपायर हो गया, वरना मैं तो भाग भाग कर छुप जाता। किसी का कॉपीराइट चुराने का इरादा बिल्कुल नहीं, बस सुकून देने और हंसी रोने का मूड बनाने आया हूँ। ये ऑडियो द नॉवल वाला का अपना है, चुराओगे तो सपनों में भूत बनकर आऊँगा। रीअपलोड डाउनलोड करके पैसे कमाने या बिना परमिशन यूज़ करने पर सख्ती होगी, समझ गए ना। अब आराम से सुनो, आंसू बहाओ, हंसो और सो जाओ, लेकिन मेरी मेहनत की थोड़ी सी तारीफ तो कर दो। मज़ा आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, वरना अगली स्टोरी में तुम्हें ही हीरो विलेन बना दूंगा। अध्याय 106 कबूलनामा। घर जाते बस में आर्यन शर्मा खिड़की के बाहर रात के नज़ारे को खाली नज़रों से देख रहा था। अप्रत्याशित रूप से रिया माल्होत्रा ने आज उसे परेशान नहीं किया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह बुरी मूड में है। भावनाएं संक्रामक होती हैं। जब रिया माल्होत्रा बुरी मूड में थी तो वह भी अच्छे मूड में नहीं था। उसे लग रहा था जैसे वह अपराधी है जिसने सबको निराश कर दिया। घर पहुंचते ही घर अंधेरा था। उसने लिविंग रूम की लाइट जलाकर सोफे पर भारी मन से बैठ गया। उसने फ़ोन निकाला और रोशनी आंटी का नंबर डायल किया। हेलो रोशनी आंटी। ओह शहद, स्कूल छुट्टी हो गई। हाँ, मैं घर पहुंच गया हूँ। आप कहाँ हैं? मैं अभी अपने कुछ कर्मचारियों के साथ डिनर कर रही हूँ। थोड़ा समय लगेगा, अगर नींद आ रही हो तो नहा धोकर सो जाओ। ठीक है। रोशनी आंटी ने महसूस किया कि आर्यन का मूड खराब है, इसलिए पूछा क्या हुआ? मेरे शहद। आर्यन एक पल रुका फिर बोला, नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। रोशनी आंटी भी अच्छी बनना चाहती है, इसलिए अभी लौट रही हूँ और उन्हें खाने दो। ठीक है, क्या क्यों नहीं, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ और सीधे पहुँचती हूँ। अच्छा। आर्यन ने फ़ोन रख दिया। वह मूल रूप से रोशनी आंटी से बात करके बोरियत मिटाना चाहता था, लेकिन अब फ़ोन रखने के बाद और भी खाली लग रहा था। सौभाग्य से रोशनी आंटी जल्दी आ रही थीं। वह उठा, नहाया, साफ पजामा पहना, सोफे पर लेट गया और फ़ोन स्क्रॉल करने लगा। जल्दी ही हाई हील्स की आवाज़ गलियारे में गूंजी, फिर इलेक्ट्रॉनिक लॉक खुलने की आवाज़ आई। रोशनी आंटी लौट आईं। आर्यन तुरंत सोफे से उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। रोशनी आंटी के गाल हल्के लाल थे, शराब की महक उनके खास बॉडी फ्रेग्रेंस के साथ मिली हुई थी। महक अद्भुत और सुखद थी, लेकिन आर्यन ने भौहें चढ़ाईं। रोशनी आंटी, आपने पी ली? हाँ, पार्टी थी, थोड़ा तो पीना पड़ता है। तो वापस कैसे आईं? आपने ड्राइव करके तो नहीं आया ना? मैं ड्राइव करके आई हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं किया। दूसरे मैनेजर ने, जो नहीं पिया था, मुझे ड्रॉप कर दिया। रोशनी आंटी ने कहा और छोटे सोफे पर बैठकर स्लीपर्स बदलने लगीं। ओह ठीक है, आगे से बाहर कम पीना। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया और रोशनी आंटी के हाई हील्स उतारकर स्लीपर्स पहना दिए। लड़के के आज्ञाकारी रूप को देख रोशनी आंटी ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। क्या अब तुम मुझे कंट्रोल करने लगे? आर्यन ने सिर उठाए बिना दूसरा हाई हील उतारते हुए धीमे स्वर में कहा, मुझे डर लगता है कि ज़्यादा पीने से आप बीमार पड़ जाएंगी। और अगली बार पीना हो तो मुझे साथ ले जाना, मुझे आपकी बगल में रहना है। हाँ, मेरा शहद अब ड्राइवर बनकर मुझे घर छोड़ने आएगा। ज़रूर, लेकिन पहले मुझे ड्राइविंग सीखनी होगी। हाँ शहद, तुम बहुत प्यारे हो। जब कोई सच में किसी को पसंद करता है तो उसे हर बात और हर काम प्यारा लगता है। रोशनी आंटी ने सोचा कि आर्यन बस यूं ही कह रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन ड्राइविंग सीख पाएगा, न ही वे चाहती थीं। वरना उसकी खूबसूरती देख वे पहले दिन कार खरीद देती और दूसरे दिन पैसेंजर सीट पर किसी दूसरी लड़की का परफ्यूम सूंघती। छोटा आर्यन उनका है, वे उसे घर में बंद करके रखना चाहती हैं ताकि कोई और उसे देख न सके, न ही कार खरीद कर बाहर भेजना चाहती हैं। रात को दोनों बिस्तर पर एक दूसरे को गले लगाए लेटे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ एक दूसरे की नर्म सांसें महसूस हो रही थीं। आर्यन बहुत देर तक हिचकिचाता रहा, फिर बोला, रोशनी आंटी। हाँ, क्या हुआ शहद? रिया माल्होत्रा आज मिलने आई थी, आर्यन सावधानी से बोला, उसे लगा कि रोशनी आंटी को बताना ज़रूरी है। सुनकर रोशनी आंटी का दिल धड़क उठा। रिया माल्होत्रा, वो तुमसे क्या चाहती थी? उसने कुछ नहीं किया, बस पूछा कि मैं भाग क्यों गया, और उसके कंपनी में पिछले 2 दिन बहुत कुछ हुआ, यहाँ तक कि उसके माँ बाप से झगड़ा भी हो गया। मैंने पूछा कि क्या मैं उसके साथ वापस जा सकता हूँ, मुझे लगा कि आपको ईमानदारी से बताना चाहिए, बहुत सी बातें मैं आपसे छुपा नहीं सकता। आर्यन बोलते हुए धीरे से रोशनी आंटी के कॉलर को पकड़कर अपना चेहरा उनकी गर्दन में छुपा लिया। रोशनी आंटी ने उंगलियों से आर्यन के बालों में प्यार से हाथ फेरा, लेकिन पहले से थोड़ा ज्यादा दबाव के साथ। थोड़ी देर बाद पूछा, तो तुमने क्या कहा? आर्यन का गाल उनकी गर्म गर्दन से रगड़ खा रहा था, आवाज़ दबी हुई। मैंने कहा कि मैं उसके साथ नहीं जा सकता। मैं अभी सिर्फ आपके पास रहना चाहता हूँ। ये सुन रोशनी आंटी को अजीब सी खुशी हुई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर आर्यन की कमर पकड़ी, उसे और कसकर गले लगा लिया और उसके बालों को जोर से रुमला।
पागल लड़के, उनकी आवाज़ नर्म हो गई, जिसमें हंसी और हल्की सी कब्जा करने वाली भावना थी। तुम उस पर कुछ भी नहीं बकते, फिर उसके साथ क्यों जाना चाहते हो? आर्यन हिचकिचाया, रुका, फिर बोला, लेकिन वो सच में बहुत परेशान लग रही थी। रोशनी आंटी, क्या मैं बुरा इंसान हूँ? तुम्हें उससे सख्ती से पेश आना है। ठीक है, ठीक है, अब उसकी बात मत करो। जो बीत गया सो बीत गया। अच्छी नींद लो, कल नया दिन होगा। ठीक है। रोशनी आंटी ने बात वहीं खत्म कर दी और आर्यन ने आखिर दीदी वाली बात नहीं उठाई। अगली सुबह दोनों लगभग एक साथ उठे। आर्यन ने बेडसाइड फ़ोन उठाकर अलार्म बंद किया और आंखें मलते हुए उठ गया। नहा धोकर नाश्ता करने के बाद रोशनी आंटी ने जैसे हमेशा की तरह आर्यन को आईआईटी बॉम्बे छोड़ने के लिए कार निकाली। आर्यन ने रोशनी आंटी की कार जाते देखा, फिर मुड़कर स्कूल गेट में घुस गया। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद पीछे से तेज कदमों की आवाज़ आई। अरे आर्यन, तुमने मेरी कार आते देखी, फिर भी इंतज़ार क्यों नहीं किया? आर्यन सिर्फ आवाज़ और लहजे से अंदाज़ा लगा सकता था कि कौन है। मुझे पता था तुम पकड़ लोगी, इसलिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। आर्यन ने सिर घुमाए बिना आगे चलता रहा। ऐसा नहीं चलेगा, अब से जब भी तुम मेरी कार देखो, मुझे पूरा ध्यान देना होगा। सुन रहे हो तुम? मुड़कर मुझे देखो, स्नेहा कपूर ने हुक्म दिया। आर्यन ने हार मानकर सांस छोड़ी, मुड़ा और देखा स्नेहा कपूर कल खरीदा नया काला वर्साचे सस्पेंडर ड्रेस पहने थी, पैरों में छोटे लेदर शूज़ और पिंडलियों पर सफ़ेद मोज़े। उसकी नज़र उस पर टिक गई। शायद उसकी नज़र से शर्मिंदगी हुई। स्नेहा के गाल हल्के लाल हो गए और बोली, क्या क्या देख रहे हो? बड़ी दीदी, आपने तो कहा था देखो। मैंने इतना घूरने को नहीं कहा था। ये ड्रेस अच्छी लग रही है। मैंने कल खरीदी, मुझे बहुत पसंद आई। ओह, ठीक ठाक है, पहले से बेहतर लग रही है। स्नेहा की आंखें तुरंत चमक उठीं, जैसे बच्चे को कैंडी मिल गई हो, और वह तेजी से आर्यन के पास आ गई। बिल्कुल, देखा किसने सही चुना? उसने गर्व से थोड़ी ऊंची की और पास आ गई। सच बताऊं, मैंने ये ड्रेस खास तुम्हें दिखाने के लिए पहनी है। कल तुमने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और टालते रहे। खास मेरे लिए पहनी, तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। आर्यन को हंसी आई, लेकिन कुछ नहीं बोला और टीचिंग बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। अरे रुको तो! स्नेहा उसके पीछे पीछे चलती रही, गुनगुनाती और शिकायत करती, आर्यन के चारों तरफ घूमकर अपना नया वर्साचे सनड्रेस दिखाती रही। अध्याय 107। उसके पास गर्लफ्रेंड है। दोनों क्लासरूम में घूमते हुए पहुंचे और जैसा अपेक्षित था, वे आखिरी दो स्टूडेंट थे। क्लासरूम पहले से भरा था, सिर्फ कोने में दो खाली सीटें थीं। कुछ स्टूडेंट डेस्क पर सो रहे थे, कुछ नाश्ता कर रहे थे, कुछ फ़ोन पर गेम खेल रहे थे, लेकिन जब इन दोनों को साथ साथ आते देखा तो सबका ध्यान उधर चला गया। स्नेहा कपूर सच में कुछ खास थी। वह पहले से ही बहुत खूबसूरत थी और इस सेक्सी छोटी ड्रेस में उसकी गोरी टांगें दिख रही थीं। लड़के अब उसे पहले जितना नापसंद नहीं कर रहे थे। आर्यन शर्मा की तो बात ही क्या, वह डिपार्टमेंट का अनडिस्प्यूटेड हॉटथ्रोप था। न सिर्फ लड़कियां, बल्कि लड़के भी उसके पास से गुजरते हुए दूसरी नज़र जरूर डालते थे। जैसा अपेक्षित था, करण के बोस ने सबसे पहले चिढ़ाया, वाह टिल्डा, हमारी मिस कपूर आज सच में बहुत अच्छी लग रही हैं और हमारे वाइस क्लास मॉनिटर के साथ चल रही हैं। क्या ये ड्रेस खास वाइस क्लास मॉनिटर को दिखाने के लिए पहनी है? वह सही था, स्नेहा ने सच में आर्यन के लिए ड्रेस पहनी थी। ये जानकर कि उसने सही अंदाज़ा लगाया, उसे अंदर से गर्मी महसूस हुई और गाल लाल हो गए। वाह, वो शर्मा रही है। मिस कपूर को शर्मा होते बहुत कम देखा है। जब वाइस क्लास लीडर आर्यन नहीं होता तो उसका चेहरा हमेशा खट्टा रहता था। आर्यन आते ही वो शुद्ध और मासूम लड़की कैसे बन गई? हा, करण के एक भाई ने साथ जोड़ा। बिल्कुल, कल रात भी ऐसा ही था। जैसे ही कहा, सारे लड़के हूटिंग करने लगे। आर्यन को इसकी आदत थी, उसने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, उसे ये ड्रेस पसंद है, पहन सकती है न। तुम लोग उसे चिढ़ाना बंद करो, क्लास शुरू होने वाली है, अपना काम करो। अरे टिल्डा, वाइस क्लास मॉनिटर आर्यन अब स्नेहा के लिए बोल भी रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लड़के चिढ़ा रहे थे, जबकि जो शामिल नहीं होना चाहते थे वे मुस्कुराकर अपना काम करने लगे। लेकिन कुछ लड़कियां नाराज थीं। स्नेहा का स्वभाव इतना खराब, लाडली और घमंडी लड़की, फिर भी आर्यन के इतने पास क्यों आने दिया जा रहा है? वैसे भी आर्यन की पहले से गर्लफ्रेंड है, क्या उसे पता नहीं? इस सोचकर उन्होंने स्नेहा को आंखें दिखाईं। सुबह की प्रोफेशनल क्लासेस के बाद इंग्लिश क्लास लेक्चर हॉल में होने वाली थी। लेक्चर हॉल पहुंचते ही स्नेहा आर्यन के पीछे पीछे चिपकी रही। लेक्चर हॉल बड़ा था, स्टूडेंट्स अलग अलग ब्रांच के थे, शोरगुल था। आर्यन आदतन पीछे कोने में गया और खिड़की वाली सीट पकड़ ली। वह किताब रख ही रहा था कि स्नेहा बिल्कुल सहजता से बगल की खाली सीट पर बैठ गई, जैसे वो सीट पहले से उसकी ही थी। आर्यन ने उसे एक नज़र देखा, कुछ नहीं कहा और बस सिर झुकाकर इंग्लिश की किताब और नोट्स व्यवस्थित करने लगा। स्नेहा ने बात शुरू नहीं की। वह बस थोड़ी पर हाथ टिकाए बैठी रही, नज़र सीमिंगली अनजाने में क्लास के आगे की तरफ थी,
लेकिन उसकी परिधि दृष्टि बगल वाले व्यक्ति की तरफ बार बार जा रही थी। धूप खिड़की से आ रही थी, उसके ध्यान केंद्रित प्रोफाइल के चारों ओर नर्म आभा डाल रही थी, जो उसे अलौकिक बना रही थी और स्नेहा के अंदर बेचैनी पैदा कर रही थी। इंग्लिश क्लास सामान्य रूप से चली। आर्यन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन बगल में बैठी स्नेहा इतनी ध्यान नहीं दे रही थी। फिर भी उसने फ़ोन निकालकर खेलने की बजाय थोड़ी पर हाथ टिकाए खोई खोई सी बैठी रही और कभी भी आर्यन को देख लेती। जल्दी ही ब्रेक की घंटी बजी और क्लासरूम का माहौल तुरंत जीवंत हो गया। आर्यन फ़ोन देखकर रोशनी आंटी के मैसेज का रिप्लाई कर रहा था कि दो छोटी स्कर्ट वाली लड़कियां प्यारी मुस्कान के साथ एक दूसरे को धकेलती हुई उनकी रो में आईं। उनका लुक दूसरे कॉलेज का लग रहा था और उनकी नज़र सीधे आर्यन पर पड़ गई। माफ़ कीजिए, लंबे बालों वाली लड़की ने मीठी आवाज़ में कहा, क्या हम आपका वीचैट ऐड कर सकते हैं? हम आज स्कूल से हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। टीचर ने एक ग्रामर पॉइंट बताया था जो समझ नहीं आया, क्लास के बाद पूछना चाहती हूँ। इरादा साफ था, वे आर्यन का वीचैट चाहती थीं। आर्यन मूर्ख नहीं था, अगर सवाल होता तो टीचर, क्लासमेट या डीपसीक से पूछ सकती थीं। अजनबी से क्यों पूछेंगी? इरादा साफ था। जैसे ही वह मना करने वाला था, बगल में स्नेहा हिली। वह थोड़ा सीधा बैठ गई, दीवार से टिकी ढीली देह संभाली और खिड़की की तरफ भटकती नज़र वापस आए, ठीक उन दो लड़कियों पर। उसकी नज़र तेज नहीं थी, लेकिन उसकी जन्मजात घमंडी, लाडली युवती की छवि ने उन दो लड़कियों को थोड़ा असहज कर दिया। स्नेहा ने बस चुपचाप उन्हें देखा और कहा, उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। आर्यन का विनम्र मना करना स्नेहा के शब्दों से कट गया। जो उसने कहा वह सही था, लेकिन कुछ अजीब लगा। हवा एक दो सेकंड के लिए जम गई। दो आज स्कूल की लड़कियां स्पष्ट रूप से हैरान थीं कि बगल वाली लड़की आर्यन को जानती है और लगता है उसकी गर्लफ्रेंड है। उनकी मीठी मुस्कान जम गई और शर्मिंदगी चेहरे पर फैल गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर शर्म से चेहरे ढक लिए। लंबे बालों वाली पहले संभली, साथी की आस्तीन खींचकर सूखे स्वर में बोली, आह, समझ गई। परेशान किया, सॉरी, कहकर उसने साथी को पकड़कर घबराकर भाग ली। थोड़ी दूर जाने के बाद वह खुद बुदबुदाई, उसकी गर्लफ्रेंड है तो पहले बता देता, वो बगल वाली उसकी गर्लफ्रेंड है क्या? उसकी आंखें बहुत डरावनी हैं। हाँ, लेकिन पहली नज़र में कपल जैसे नहीं लग रहे थे। साथ बैठे थे फिर भी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, बात भी नहीं कर रहे थे। कैसे पता चलता कि कपल हैं? दूसरी लड़की ने कहा। दोनों चली गईं। आर्यन को कुछ अजीब लगा, लेकिन समझ नहीं आया। उसने स्नेहा को देखा, कुछ नहीं कहा और रोशनी आंटी के मैसेज का रिप्लाई जारी रखा। दूसरी तरफ से ठीक उसी वक्त मैसेज आया, ठीक है, क्लास खत्म, लंच में क्या खाओगे? मैं पिक करके ले जाऊंगी। ज़रूर ज़रूर, ओम, KFC चलो, आज क्रेजी थर्सडे है, हे पपी हॉट इमोजी। तुम किससे चैट कर रहे हो? स्नेहा आर्यन की प्रतिक्रिया से कुछ असंतुष्ट लग रही थी। उसने होंठ निकाले और आर्यन के फ़ोन की तरफ झुक गई। आर्यन अपनी गर्लफ्रेंड के चैट हिस्ट्री किसी को नहीं दिखाता, बस कोहनी से उसे दूर कर दिया। तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं? मुझे देखने दो। नहीं। आर्यन ने कुशलता से फ़ोन स्क्रीन साइड में घुमा ली, स्नेहा की नज़दीकी नज़र से बचाते हुए, स्वर नर्म लेकिन इनकार करने वाला। स्नेहा को आर्यन की कोहनी लगने से बहुत बुरा लगा। हालांकि आर्यन ने जोर नहीं लगाया था, लेकिन इस तरह इनकार करने से उसे बहुत बुरा लगा। वह थोड़ा आगे झुकी हुई मुद्रा में रही, आर्यन के बहुत पास। उसे उसकी हल्की लॉन्ड्री डिटर्जेंट की महक आ रही थी और साफ दिख रहा था कि उसकी झुकी पलकें और होठों के कोने फ़ोन पर वाले व्यक्ति की वजह से हल्के मुस्कुरा रहे थे। वह मुस्कान उसकी आंखों में चुभ गई और किसी वजह से उसे बहुत बुरा लगा, साथ ही अजीब सा दुख हुआ और नाक में खटास आ गई। आर्यन ने उसे कोहनी मारी। न सिर्फ फ़ोन नहीं दिखाया, बल्कि कोहनी भी मारी। कोहनी मारना मतलब मारना। आर्यन ने हिम्मत की मारने की, और मारने के बाद बस मुस्कुराते हुए फ़ोन देख रहा है, उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। जितना सोचा उतना ही दुख और गुस्सा बढ़ता गया। अगले ही पल उसने गाल फुलाए, गहरी सांस ली और फिर आर्यन, चीख पूरे लेक्चर हॉल में गूंज गई। अध्याय 108। आर्यन शर्मा, अच्छा इंसान। आर्यन रोशनी आंटी से खुशी खुशी चैट कर रहा था कि स्नेहा की चीख से वह चौंक गया और फ़ोन लगभग टेबल पर गिरा दिया। उसकी चीख ने पूरे बड़े क्लासरूम का ध्यान खींच लिया और सबकी नज़रें क्लासरूम के पीछे वाले कोने पर केंद्रित हो गईं। जो बातें कर रहे थे, हेडफोन लगाकर गेम खेल रहे थे या पढ़ रहे थे, सबने ध्यान दिया और जो सो रहे थे वे भी तुरंत जाग गए और खाली नज़रों से आवाज़ की दिशा में देखने लगे। इस वक्त स्नेहा कपूर की आंखें लाल थीं, होंठ हल्के कांप रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें बगल वाले आर्यन पर गड़ी हुई थीं और सीना उत्तेजना से उछल रहा था। उसका व्यवहार ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो, और सच में उसे वैसा ही महसूस हो रहा था। आर्यन पूरी तरह हैरान था, सोच रहा था कि इस लड़की को क्या हो गया। बस फ़ोन हिस्ट्री नहीं दिखाई तो चिल्लाने लगी, और वो भी इतने लोगों के सामने पब्लिक जगह पर। वह स्तब्ध और शर्मिंदा था। आखिर ये लेक्चर हॉल करीब 200 लोगों का था, कुछ जान पहचान के, कुछ अनजान, सब बैठे थे। स्नेहा ने अचानक उसका नाम चिल्लाया, और वो भी नाम लेकर। कैसे शर्म न आए?
उसने सिर उठाकर स्नेहा को देखा, भौहें हल्की सिकुड़ी और धीमे स्वर में कहा, क्या चिल्ला रही हो? तुमने मुझे मारा। स्नेहा की आवाज़ नाक वाली थी लेकिन अभी भी तेज, जैसे डर हो कि कोई नहीं सुनेगा। तुमने मुझे क्यों मारा? फ़ोन नहीं दिखाना एक बात, लेकिन कहानी भी मार दी। जैसे ही ये शब्द निकले, क्लासरूम में दबे हुए फुसफुसाहट और हल्की हंसी का शोर हुआ। मैंने तुम्हें नहीं मारा। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धैर्य से समझाया, मैंने बस तुम्हें बहुत पास आने से रोका था ताकि दूसरों का फ़ोन न देखो। ये बेसिक शिष्टाचार है। तुमने मारा। मेरी बाँह अभी भी दर्द कर रही है। स्नेहा अड़ी रही, जानबूझकर अपनी बाँह रगड़ने लगी, जिसमें उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बिल्कुल लाडली और अनुचित युवती का स्वभाव दिखाते हुए। वह जानती थी कि वह थोड़ी अनुचित है, लेकिन उसकी उपेक्षा का कड़वापन और गुस्सा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, और इस पल पब्लिक में उसे शर्मिंदा करने का शैतानी विचार हावी हो गया। वह चाहती थी कि वह उसका ध्यान दे, उसे शर्मिंदा करे, हालांकि वह जानती थी कि यह सही नहीं है। आर्यन ने उसकी लाल आंखें देखीं, जैसे रोने वाली हो, फिर आसपास बढ़ती जिज्ञासु नजरें और चर्चा देखी। आखिर उसने हार मानकर सांस छोड़ी। इस तरह की बात पर किसी भावुक व्यक्ति से जो तर्क नहीं करना चाहता, खासकर पब्लिक में बहस करना बेवकूफ़ी है। ठीक है, मैंने गलती से तुम्हें मारा, माफ़ी चाहता हूँ, उसने नर्म और प्यार भरे स्वर में कहा। ये बड़ा लेक्चर हॉल है, अब शरारत मत करो, सब देख रहे हैं। आर्यन बोलते हुए जेब से टिश्यू का पैकेट निकाला, एक निकालकर स्नेहा को दिया। पहले आंसू पोंछो, बताओ कहाँ मारा? दर्द हो रहा है। स्नेहा ने नैपकिन नहीं लिया। उसने हल्के होंठ सिकोड़े और बोली, यहाँ, हड्डी तक टूट गई। स्नेहा ने अपनी बिल्कुल सही बांह की तरफ इशारा किया, स्वर में अभी भी शिकायत थी, लेकिन आंखों में सफल योजना की खुशी चमक रही थी। आर्यन ने उसे सांत्वना दी और चिंता दिखाई, जिससे उसकी ज्यादातर शिकायतें शांत हो गईं और अंदर मीठी लहर दौड़ गई। यहाँ मल दो। ठीक है, मैं मल दूंगा, अब शोर मत मचाओ। तुमने पहले मुझे परेशान किया। आसपास के क्लासमेट्स ने सोचा कि ये प्रेमियों के बीच सामान्य फ्लर्टिंग है और अपना काम करने लगे, अब गॉसिप पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लाचार आर्यन ने हाथ बढ़ाकर स्नेहा की गोरी पतली बांह पकड़ी और उसी जगह हल्का सा मल दिया जहां उसने कोहनी मारी थी। लड़की की त्वचा बहुत नर्म और कोमल थी, छूने में बहुत अच्छा लग रहा था। आर्यन ने थोड़ी देर मला फिर छोड़ दिया। आसपास शांत हो गया था, सिर्फ कुछ मजाकिया क्लासमेट्स अभी भी देख रहे थे। उसने राहत की सांस ली। हालांकि उसने सिर्फ औपचारिक रूप से मला था, स्नेहा काफी संतुष्ट लग रही थी। उसकी आंखों में शिकायत और भाग्य का भाव पूरी तरह गायब हो गया था, सिर्फ संतोष बचा था। आर्यन ने उसे मनाया और माफी भी मांगी, हालांकि वह अनुचित थी, लेकिन इसका क्या मतलब है? आर्यन का स्वभाव अच्छा है, उदार है और लोगों को मनाना जानता है। हे, आर्यन अच्छा इंसान है। उसे अंदर से अजीब सी मिठास महसूस हुई, और अब आर्यन को परेशान करने की बजाय उसने आर्यन की इंग्लिश किताब ले ली और पढ़ने लगी। मेरी किताब नहीं लाए? क्लास में साथ देखेंगे। ओह, ठीक है, अगली बार याद से लाना। नहीं लाऊंगी, बहुत भारी है। तुम्हारी एक ही किताब से देख लूंगी, जो तुम्हें खुशी दे। इंग्लिश क्लास सामान्य रूप से चली। हालांकि स्नेहा ने आर्यन के साथ किताब शेयर की और पहली बार सिर्फ 2 बार देखा, लेकिन स्पष्ट रूप से पढ़ाई के लिए नहीं, वह आर्यन के और पास बैठने के लिए कर रही थी। आर्यन ध्यान से क्लास सुन रहा था और स्नेहा को इग्नोर कर रहा था। जल्दी ही एक और क्लास खत्म हुई और लंच टाइम हो गया। स्टूडेंट्स उठकर कैंटीन की तरफ गए। आर्यन ने रोशनी आंटी से KFC जाने का वादा किया था। रोशनी आंटी अब स्कूल गेट पर इंतजार कर रही होंगी। वह भी उठा और लेक्चर हॉल से निकलकर स्कूल गेट की तरफ रिया मालहोत्रा से मिलने चला। आर्यन को उठकर जाते देख स्नेहा ने उसकी आस्तीन पकड़ ली और बोली, आर्यन, साथ खाने चलो। कल वाला ही मॉल, खाने के बाद फिर शॉपिंग करनी है। ओह, आज लंच शायद नहीं हो पाएगा। मैं रोशनी आंटी के साथ लंच कर रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। आर्यन ने बिना हिचकिचाहट इनकार कर दिया और वजह भी बताए। ये सुन स्नेहा पंचर हुए गुब्बारे की तरह ढह गई, पलकें झुक गईं और होंठ निकल आए। हालांकि वह अनिच्छुक थी, लेकिन जोर से नहीं कह सकती थी। आखिर रोशनी आंटी आर्यन की गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ लंच करना सामान्य था। लेकिन वह भी आर्यन के साथ लंच करना चाहती थी। फिर भी विचारों के बावजूद वह अब लाडली राजकुमारी जैसे व्यवहार नहीं कर सकती थी। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहा है, उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं। तो जाओ और मेरे लिए फ्राइज और एक ओरिजिनल रेसिपी चिकन ले आना। मुझे भी KFC खाना है, उसने दयनीय स्वर में कहा। आर्यन मूल रूप से पूछना चाहता था कि क्या ऐसी लाडली युवती KFC जैसा जंक फूड खाती है, लेकिन ये सोचकर कि वह थोड़ी खाने की शौकीन है और स्वादिष्ट कुछ भी खा लेती है, अच्छा, अगर खाना चाहती है तो ले आओ, देखो बच्ची कितनी दयनीय लग रही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। मेरे बैग में ब्रेड है, अगर भूख लगे तो खा लेना। ठीक है, हटो, मुझे जाना है, बाद में मिलते हैं। ठीक है।
स्नेहा अनिच्छा से आर्यन के कपड़ों को छोड़ दिया, उसकी पीठ को मुड़कर जाते और भीड़ में घुलते देखा। लेक्चर हॉल में लोगों की संख्या तेजी से कम हुई, शोर धीरे धीरे कम हुआ। वह उठी और मूल क्लासरूम में लौट गई, अपने कोने वाली सीट पर बैठ गई। रोशनी आंटी, रोशनी आंटी। वह खुद बुदबुदाई, उस नाम से पहले कभी न हुई नफरत महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। आर्यन अभी अभी उसे धैर्य से सांत्वना दे रहा था और बांह मल रहा था, लेकिन अब पीठ फेरकर उसे इग्नोर कर रहा है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अध्याय 109 तुम फिर मुझे परेशान कर रहे हो। आर्यन स्कूल गेट तक दौड़ता हुआ पहुंचा और तुरंत रोशनी आंटी की काली BMW देख ली। रोशनी आंटी ने डार्क ग्रीन ड्रेस पहनी थी, जो धूप में उनकी त्वचा को और भी गोरा दिखा रही थी और चेहरा बहुत आकर्षक लग रहा था। ये ड्रेस आर्यन ने रोशनी आंटी को पहला गिफ्ट दिया था। रोशनी आंटी को बहुत पसंद थी और आर्यन को भी, क्योंकि वे इसमें बहुत अच्छी लगती थीं। पहनने के बाद उनके चेहरे पर अक्सर नर्म मुस्कान रहती थी। जब वे खुश होती, आर्यन भी खुश हो जाता था। रोशनी आंटी ने अपने छोटे शहद को दौड़ते देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। नवयुगल मिलते ही एक दूसरे से चिपक गए। उनकी मिठास इतनी तीव्र थी कि पास खड़े सिंगल सिक्योरिटी गार्ड भी देख नहीं पा रहे थे और आगे बढ़कर बोल पड़े, हेलो, स्कूल गेट के सामने पार्किंग नहीं कर सकते, कृपया कार हटाएं या चले जाएं। ओह ठीक है, सॉरी। रोशनी आंटी ने आर्यन को छोड़ा। दोनों तेजी से कार में बैठे और स्कूल गेट से दूर चले गए। कार आखिरकार पास के शॉपिंग मॉल के अंडरग्राउंड पार्किंग में रुकी। KFC पहली मंजिल पर था, अंडरग्राउंड पार्किंग से सीधे लिफ्ट से पहुंच सकते थे। आज क्रेजी थर्सडे और लंच टाइम होने की वजह से KFC पहले से ही पास के ऑफिस कर्मचारियों, स्टूडेंट्स और बुजुर्गों से भरा था जो सूरजमुखी के बीच खा रहे थे। दोनों को खाली डबल सीट मिल गई और आमने सामने बैठ गए। रोशनी आंटी ने आर्यन के लिए ओरिजिनल फ्लेवर चिकन और ब्रेस्ड चिकन का प्लेट ऑर्डर किया, जबकि खुद सिर्फ छोटा सेट मील लिया। आर्यन को भी थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए उसने फ्राइड चिकन उठाकर मुंह में ठूंस लिया, जिससे मुंह फूल गया। रोशनी आंटी को वह बहुत प्यारा लगा, इसलिए उन्होंने फ़ोन निकालकर कैमरा उसकी तरफ किया। फोटो मत खींचो। आर्यन का मुंह फ्राइड चिकन से भरा था। उसने अस्पष्ट विरोध किया लेकिन रोका नहीं, बस शर्म से चेहरा थोड़ा घुमा लिया, तेजी से चबाया और निगल लिया। हाँ, ये फ़ोटो बहुत क्यूट है, मैं इसे वॉलपेपर बना लूँगी। फ़ोन पर आर्यन के फ्राइड चिकन खाते फ़ोटो को देख रोशनी आंटी मुस्कुराईं और अपना प्यार छुपाने की कोशिश भी नहीं की। मुझे दिखाओ कैसी फ़ोटो खींची। नहीं दिखाऊंगी, तुम अपना खाओ। नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, मुझे क्या पड़ी है देखने की। मुझे नहीं पता कैसा दिखता हूँ। हाँ, खाओ, कोक पी लो वरना अटक जाएगा। बोलते हुए रोशनी आंटी ने अपने मील का कोक आर्यन के होंठों के पास किया। स्ट्रॉ पर उनका लिपस्टिक लगा था। आर्यन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बड़ा घूंट लिया। दोनों ने जल्दी खाना खत्म किया। मॉल में थोड़ी घूमने के बाद रोशनी आंटी ने आर्यन को स्कूल वापस छोड़ दिया। आर्यन स्किप करते हुए क्लासरूम की तरफ लौटा। उसका मूड बहुत अच्छा था क्योंकि रोशनी आंटी के साथ डेट हुई थी। अपने प्रिय के साथ होने पर उसे कुछ भी करने में खुशी होती, चाहे सामान्य लंच हो या कैजुअल शॉपिंग। वह हल्का सा गुनगुनाता हुआ क्लासरूम में घुसा और तुरंत पिछली रो में स्नेहा को देख लिया। वह उसके सीट पर पैर चढ़ाकर बैठी थी, एक हाथ डेस्क पर थोड़ी टिकाए, दूसरे हाथ से फ़ोन खेल रही थी। आर्यन उसकी तरफ बढ़ा, बस कहने वाला था कि यह युवती बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं जानती, तभी उसने पास में ब्रेड का रैपर देखा। अचानक उसे याद आया, बहुत महत्वपूर्ण बात। वह रोशनी आंटी के साथ खाने और शॉपिंग में इतना व्यस्त था कि उसे स्नेहा के लिए KFC लाने का वादा भूल गया। खत्म हो गया। लड़की ने महसूस किया कि आर्यन आ रहा है और उसका शर्मिंदा चेहरा भी। उसके खाली हाथ देखते ही उसका चेहरा तुरंत उतर गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे बिना बोले। आखिर आर्यन पहले बोला। आर्यन की आवाज़ अपराधबोध से थोड़ी सूखी थी। उसने नाक छुई और नज़रें घुमाईं। स्नेहा, तुम भूल गए। स्नेहा ने हल्की भौहें सिकुड़ी और जारी रखा, तुमने वादा किया था KFC लाने का, लेकिन भूल गए। ओह, बहुत सॉरी, जानबूझकर नहीं किया। क्या मैं अभी बाहर जाकर खरीद लाऊं? आर्यन चापलूसी भरे अंदाज में पास आया, लेकिन स्नेहा की भौहें बिल्कुल नहीं ढीली हुईं। वह बस आर्यन को घूरती रही बिना कुछ बोले। अभी भूख लगी है। अगर सच में भूख लगी हो तो मैं तुम्हें कैंटीन ले चलता हूँ। ओह नहीं, मुझे याद आया तुम कैंटीन में खाना पसंद नहीं करती, तो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। कोई बात नहीं, दोपहर की पहली पीरियड में क्लास नहीं है, समय है। आर्यन बोलता रहा। स्नेहा बड़ी आंखों से सुनती रही, लेकिन उसका चेहरा और अजीब होता गया, जैसे भावनाएं इकट्ठा कर रही हो। फिर आर्यन, ओह, सौभाग्य से आर्यन तेज था और उसने हाथ से उसका मुंह ढक लिया। इस वक्त क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स डेस्क पर सो रहे थे। आर्यन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर स्नेहा सच में चिल्ला देती तो क्या होता। क्लास के स्टूडेंट्स जाग जाते और इस कोने को नफरत से घूरते। अरे मेरी प्यारी युवती, क्या हम बिना वजह चिल्लाना शुरू कर दें?
शहद, मैं अभी तुम्हें बाहर खाने ले चलता हूँ, टैक्सी से चलें। गुस्सा मत करो, खाने के बाद शॉपिंग या कुछ करवाऊंगा और छोटा गिफ्ट भी खरीद दूंगा, सुबह तुम्हें मारने और केएफसी भूल जाने की माफ़ी के रूप में, ठीक है। इस पल आर्यन को साफ महसूस हो रहा था कि उसके हथेली में स्नेहा की गर्म और तेज सांसें और उसके नर्म होठों का आकार जो थोड़े फुले हुए थे क्योंकि ढके हुए थे। उसकी आंखें और बड़ी हो गईं, असंतोष और विरोध से भरी हुईं, लेकिन शुक्र है कि उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली। देखकर कि वह शांत हो गई, आर्यन ने सावधानी से हाथ हटाया और चापलूसी भरे स्वर में बोला, युवती, शांत हो जाओ। सब मेरी गलती है, मैं सजा स्वीकार करता हूँ। अभी अभी मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाता हूँ, ठीक है। स्नेहा ने हाथ से होंठ पोंछे, फिर भी सीधा चेहरा बनाए रखा और आर्यन को बहुत देर घूरा। आखिरकार उसने नाक से हुंकार भरी और चेहरा घुमा लिया। मुझे कल वाले मॉल का जापानी खाना खाना है, मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पोकेमन कार्ड्स भी ट्राई करने हैं। कल नहीं मिले, इसलिए आज तुम्हें खरीदने होंगे, वरना मैं तुम्हें बार बार परेशान करने की माफ़ी नहीं दूंगी। ठीक है, खाना 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 और शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। आर्यन ने जोर से सिर हिलाया। आर्यन की इस मुद्रा को देख स्नेहा को पता था कि अगर वह गुस्सा करेगी तो गलत होगा, इसलिए वह धीरे धीरे उठी, आर्यन को देखे बिना सीधे क्लासरूम से बाहर निकल गई। आर्यन ने तेजी से अपना छोटा बैग उठाया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों एक के बाद एक स्कूल गेट से निकले और सड़क पर टैक्सी ली। आर्यन को पूरी तरह थकान महसूस हो रही थी। स्नेहा कपूर उसके पिता जैसी थी, एकदम लाडली राजकुमारी, छोटी सी बात पर तानाशाही। उसे मनाना पड़ता था, वह हमेशा कोई न कोई तरीका निकाल लेती थी कि तुम हार मान लो, जैसे पब्लिक में चिल्लाना या दयनीय चेहरा बनाकर सहानुभूति बटोरना। दोनों फिर मॉल गए और स्नेहा द्वारा बताए जापानी रेस्टोरेंट पहुंचे। जैसा अपेक्षित था, रेस्टोरेंट के डिशेज बहुत महंगे थे। आर्यन पहले से भरा था, इसलिए स्नेहा के बगल में बैठकर उसे अकेला खाते देखता रहा। लेकिन अंत में बिल 400 रुपये से ज़्यादा हो गया। आर्यन को दिल पर चोट लगी, लेकिन और ज़्यादा दर्द अभी बाकी था। उसने सोचा था कि स्नेहा द्वारा बताए पोकेमन कार्ड्स सिर्फ बच्चों के सस्ते कार्ड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 510 रुपये का पैक। लेकिन जब स्नेहा ने 2 बॉक्स उठाए और कैशियर की तरफ जाते हुए आर्यन को पेमेंट का इशारा किया, तो आर्यन को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। एक पैक 50 रुपये और एक बॉक्स में 6 पैक। स्नेहा ने 2 बॉक्स लिए, यानी 12 पैक, 600 रुपये। दिल पर चोट सहते हुए भी आर्यन ने आखिरकार पेमेंट कर दिया। आखिर वह गलत था, अगर कोई और होता तो भूलने पर तुरंत मुआवजा दे देता, लेकिन ये स्नेहा कपूर है, लियू परिवार की सबसे लाडली और घमंडी युवती, और उसने उसकी बहुत मदद की है, इसलिए उसे उसका कर्जदार कहा जा सकता है। अगर कोई और उसके पैसे इस तरह बर्बाद करता तो वह उसे चीर देता, लेकिन ये सिर्फ स्नेहा कपूर है, भाग्य को कोसने के सिवा कुछ नहीं। अध्याय 110। युवती बहुत खुश है। आर्यन और स्नेहा थोड़ी देर बाद वापस लौटे क्योंकि दोपहर को क्लासेस थीं। स्नेहा बहुत खुश थी, लेकिन आर्यन नहीं। सिर्फ 1 घंटे में 1000 रुपये खर्च हो गए, कैसे खुश होता। दोनों स्कूल लौटे और दोपहर की क्लासेस शुरू होने वाली थीं। स्नेहा टेबल पर बैठकर कार्ड होल्डर खोलते हुए पूछा, दोपहर को क्या क्लास है? प्रिंस स्कूल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, आर्यन थके स्वर में बोला, जैसे उसका वॉलेट और आत्मा दोनों पर 2 बार चोट पड़ी हो और अब कुछ भी देखने की ऊर्जा नहीं बची। ओह, स्नेहा ने जवाब दिया, उसके उदास हालत पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक कार्ड होल्डर खोला, अंदर देखा, वापस रखा, होंठ सिकुड़े और नफरत से फेंक दिया। कचरा, फेंक दो। क्या अब नहीं चाहिए? हाँ, ये सब कचरा है। नहीं, ये लड़की नहीं है। 50 रुपये का। आर्यन को हैरानी हुई कि स्नेहा ने कार्ड होल्डर फेंक दिया। उसने अंदर के कार्ड निकालकर ध्यान से देखे। कार्ड बहुत खूबसूरत थे, ऊपरी आधे में पोकेमन का चित्र, निचले आधे में उसकी मूव। आर्यन ने पहले कभी यह अजीब चीज़ नहीं देखी थी और काफ़ी दिलचस्प लगी, लेकिन उसे ये भी हैरानी हुई कि स्नेहा ने इसे कचरा क्यों कहा, जबकि उसने कम से कम 50 रुपये का खरीदा था। अब 50 रुपये गए। स्नेहा ने दूसरा पैक खोला, देखा और फिर नफरत से फेंक दिया, बुदबुदाते हुए, कचरा। 0 मतलब बेकार। हाँ, रीसेट का मतलब वही है। ये चीज़ ट्रेंडी टॉयज जैसी है, जैसे पॉप मार्ट, रेगुलर वर्जन और हिडन वर्जन। बस रेगुलर वर्जन बेकार है, जैसे ये मैंने फेंके सब कचरा। मेरे 100 रुपये ऐसे ही गायब। जबकि आर्यन अभी भी हैरान था, स्नेहा ने तीसरा पैक खोला, देखा और बोली, अब 150। 6 तुम ऐसे पैसे बर्बाद करोगी? आर्यन को शुरू में लगा था कि कार्ड के इलस्ट्रेशन खूबसूरत हैं और डिज़ाइन बढ़िया, काफ़ी दिलचस्प लग रहे थे। अब लग रहा था कि ये सिर्फ पूंजी द्वारा लोगों से पैसे ऐंठने का जरिया है। जल्दी ही बॉक्स खत्म हो गया और जैसा अपेक्षित था, 300 रुपये भी गए। स्नेहा अभी भी हंस रही थी और मजाक कर रही थी। हालांकि सब गया, लेकिन आर्यन का पैसा गया था, यही उसे सबसे ज़्यादा खुश कर रहा था। जाहिर है अगर अपना पैसा जाता तो भी उसे 300 रुपये की परवाह नहीं।
स्नेहा कार्ड खोल रही थी, खोलते खोलते फेंक रही थी और कचरे का छोटा पहाड़ जल्दी ही पास बैठे कुछ क्लासमेट्स का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कोने में देखा, पहले कचरे का ढेर, फिर हंसती मजाक करती स्नेहा और चिंतित चेहरे वाला आर्यन। आर्यन बस देखता रहा बिना कुछ बोले और सहजता से स्नेहा का कचरा उठाकर फेंकने में मदद की। लेकिन जैसे ही उसने कचरा उठाया, सिर उठाया तो स्नेहा का खुश चेहरा जम गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने फुसफुसाकर कहा, होली शिट, वाइल्ड डॉग स्किन, क्या हुआ? फिर कचरा है। बोलते हुए वह झुककर देखने लगा और देखा कि स्नेहा के हाथ में कार्ड्स के ढेर में से एक कार्ड थोड़ा अलग था। ये फुल पेज इलस्ट्रेटेड फ्लैश कार्ड था जिसमें कई पिकाचू प्रिंट थे। कार्ड बहुत चमकदार था और बाकियों से ज्यादा परिष्कृत। मतलब, ये अच्छा कार्ड है। हाँ, ये खासतौर पर अच्छा है। स्नेहा का जमावट वाला मुस्कान तुरंत वापस आ गया। उसने छोटे बैग से कार्ड स्लीव निकाला, कार्ड पर चढ़ाया, फिर पारदर्शी कार्ड होल्डर निकालकर सावधानी से डाल दिया। इसकी कितनी कीमत है? अभी 3,000 रुपये से ज्यादा। ओह, इतनी महंगी। आर्यन की आंखें बड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ। एक कागज के टुकड़े के 3,000 रुपये, मतलब आज का 600 रुपये का खर्चा तो रिकवर हो गया, दोपहर का 400 रुपये का जापानी खाना भी, और 2,000 रुपये बच गए। क्या ये युवती बहुत लकी है? हा, स्नेहा ने खुशी से हाथ में कार्ड आर्यन को दिया। देखो देखो, ये पिकाचू कितना प्यारा है। हाँ, काफी प्यारा है। आर्यन को हैरानी हुई, पहली तो कार्ड की वैल्यू से, दूसरी स्नेहा की किस्मत से। इतना महंगा कार्ड बहुत दुर्लभ और मिलना मुश्किल होता है। लेकिन शुरुआती हैरानी के बाद वह जल्दी शांत हो गया। स्नेहा का ऑफर उससे क्या लेना देना। स्नेहा ने 3,000 रुपये हवा से कमा लिए, जबकि वह आज भी 1,000 रुपये का घाटा उठा रहा था। कोई बात नहीं, बस स्नेहा खुश है। उसने कार्ड वापस स्नेहा को दे दिया, फिर बैग से प्रोफेशनल किताब निकाली। जल्दी अपना ढेर समेटो, क्लास शुरू होने वाली है, उसने याद दिलाया। हे, ठीक है। स्नेहा ने आज्ञाकारी ढंग से सब कचरा समेट लिया, जो आर्यन के लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। स्नेहा अचानक इतनी आज्ञाकारी क्यों हो गई? शायद जिस कार्ड को वह पसंद करती है और मूड अच्छा है तो आज्ञाकारी हो जाती है। जल्दी ही स्कूल की घंटी बजी और होमरूम टीचर प्रोफेसर नायर क्लास में आईं। उन्होंने पहले अटेंडेंस ली, फिर क्लास शुरू की। इस दौरान स्नेहा का व्यवहार थोड़ा असामान्य था। उसने फ़ोन नहीं खेला, पैर नहीं चढ़ाए और रोल कॉल पर तुरंत जवाब दिया। उसने आर्यन के साथ किताब शेयर की और पहली बार क्लास अटेंड की। आर्यन शुरू में हैरान था, लेकिन जल्दी स्वीकार कर लिया। जब मिस स्नेहा का मूड अच्छा होता है तो वह प्यारी छोटी लड़की बन जाती है, बिल्कुल सामान्य इंसान जैसी। जब मिस स्नेहा का मूड खराब होता है, हे, उसने सोचना बंद किया और नोट्स पर ध्यान केंद्रित कर लिया। दोपहर की क्लासेस तेजी से खत्म हो गईं और स्नेहा पूरे समय सामान्य रही, जिससे आर्यन को थोड़ी राहत मिली। डिनर का समय हुआ तो स्नेहा ने आश्चर्यजनक रूप से आर्यन को साथ डिनर करने पर जोर नहीं दिया। आज उसके परिवार की गैदरिंग थी और उसे पहले घर जाना था। लेकिन वह आर्यन से अलग होने को अनिच्छुक थी और स्कूल गेट तक छोड़ते हुए पूछा, आर्यन, क्यों नहीं मेरे साथ चलते? बहुत स्वादिष्ट खाना है। दीदी, मैं तुम्हारे परिवार की गैदरिंग में क्यों जाऊं? मैं परिवार का सदस्य नहीं हूं। आर्यन को चिढ़ भी आए और हंसी भी। उसने स्नेहा को स्कूल गेट तक छोड़ा, उसके परिवार की कार में बैठकर जाते देखा, फिर राहत की सांस ली और कैंटीन की तरफ चल पड़ा। लंच टाइम था, कैंटीन स्टूडेंट से भरी थी। आर्यन ने स्पाइसी हॉटपॉट ऑर्डर किया और कोने में सीट ढूंढ ली। लेकिन जैसे ही बैठा, आराम करने का मौका भी नहीं मिला कि फ़ोन बज उठा। उसने निकाला तो रिया मालहोत्रा का कॉल था। हेलो सिस्टर रिया। उसने फ़ोन उठाया और थोड़ी अकड़ के साथ बोला। कल और उससे पहले जो हुआ, उसके बाद उसे उसके साथ बात शुरू करने का तरीका नहीं पता था, या क्या कहे। खाना खाया? रिया मालहोत्रा ने दूसरी तरफ शांत स्वर में पूछा। खा रहा हूँ, आर्यन ने अकड़ के साथ जवाब दिया। क्या खाया? बस कैंटीन का स्पाइसी हॉटपॉट। रिया मालहोत्रा ने शांत स्वर में कहा। क्या तुम आज दोपहर फिर कल वाली लड़की के साथ शॉपिंग कर रहे थे? अध्याय 111, माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा। ये सुनकर आर्यन शर्मा को अचानक याद आया कि आज दोपहर में जिस शॉपिंग मॉल में उन्होंने विजिट किया था, वह कल वाला ही था। वह मॉल फीनिक्स पैलेडियम था। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रिया मल्होत्रा को हमेशा उनके जाने की जानकारी कैसे हो जाती है। क्या वह मॉल के सुपरविजन कैमरों को 24 घंटे देखती रहती हैं? लेकिन जल्द ही रिया मल्होत्रा ने इस सवाल का जवाब दे दिया। मैंने मॉल मैनेजर को खास तौर पर किसी को तुम पर नज़र रखने के लिए तैनात कर दिया था। मॉल के प्रवेश द्वार के सुपरविजन कैमरों में फेशियल रिकॉग्निशन की सुविधा है। जब से तुम पहली बार रोशनी आंटी के साथ वहां गए थे, मैंने मॉल मैनेजर को तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड करवा लिया था। जैसे ही तुम मॉल में दाखिल होते हो, प्रवेश द्वार के कैमरे तुम्हें ऑटोमेटिकली पहचान लेते हैं और फिर मैनेजर को सूचित करते हैं, जो मुझे सूचित करता है। रिया मल्होत्रा की आवाज़ शांत रही। तो क्या तुम उस लड़की के साथ अपने रिश्ते की व्याख्या कर सकते हो जिसके साथ तुम कल और आज थे? आर्यन शर्मा निरुत्तर हो गए।
उन्हें पता नहीं था कि कैसे समझाएं, नहीं पता था कि क्यों समझाएं। रिया मल्होत्रा उनके लिए कोई नहीं थी, तो फिर उन्हें क्यों समझाना चाहिए? वह लियू परिवार की युवती है, नाम स्नेहा कपूर है ना? रिया मल्होत्रा ने जारी रखा, मैं उससे पहले एक बार मिली थी, बहुत पहले। तब वह जूनियर हाई स्कूल की छोटी बच्ची थी। वाकई, लड़कियां बड़े होने पर बहुत बदल जाती हैं। मैंने कल पहले नज़र में उसे पहचाना नहीं था। उसका चेहरा बदल गया है, लेकिन उसकी फिगर बिल्कुल नहीं बदली। रिया मल्होत्रा ने मजाक किया, क्या ये छोटा झूठा इस टाइप को पसंद करता है? लगता है मैं निश्चित रूप से तुम्हारी आइडियल टाइप नहीं हूँ, हाँ, रोशनी आंटी सहित। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। किसने कहा कि मैं उस टाइप को पसंद करता हूँ? उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम किया है और मैं इन दिनों उसे डिनर खिलाकर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। क्या बड़ा काम किया उसने तुम्हारे लिए? अगर वाकई इतना बड़ा था तो तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी? ये बेहतर है अगर तुम इन चीज़ों के बारे में न जानो। आर्यन शर्मा, हाँ, क्या तुम मुझे तुम्हारे घर से भागने में मदद करोगी? ये तो मज़ेदार है। क्यों नहीं जान सकती मैं? क्या मैं ये भी नहीं जान सकती? आर्यन शर्मा, तुम्हारी बहन अभी भी मेरे पास है, लीलावती अस्पताल में जो मैंने ढूंढा है, दवाएं जो मैंने खरीदी हैं, और तुम मेरे साथ सोए हो। तुम्हारी बहन की स्थिति को अलग रखते हुए, सिर्फ इन कुछ रातों की दोस्ती के आधार पर, क्या मैं नहीं जान सकती कि तुम एक अजनबी लड़की के साथ इतना करीब क्यों आ रहे हो? आर्यन शर्मा पूरी तरह निरुत्तर हो गए और रिया मल्होत्रा के प्रति उनका लगातार अपराधबोध फिर से लहर की तरह उमड़ आया। वे अच्छी तरह जानते थे कि रिया मल्होत्रा उनसे प्यार करती है, और यह कि वे साथ सोए थे, और यह रिया मल्होत्रा की पहली बार थी जिससे उन्हें अपराधबोध और दया महसूस होती थी। आर्यन शर्मा ने एक आलू का स्लाइस उठाया, चावल के साथ मिलाया और मुंह में ठूंस दिया। स्वाद बहुत तीखा था, दिल में मिले जुले भाव थे। चुप मत रहो आर्यन शर्मा, उस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता वास्तव में क्या है? ये सिर्फ सामान्य दोस्ती है। वह मेरे कामों में मदद करती है और मैं उसे डिनर खिलाता हूँ। क्या ये ठीक है? आर्यन शर्मा ने सीधे मुंह से झूठ बोलने का फैसला किया, विषय को जल्दी खत्म करने के लिए, फोन कॉल को और अपना अपराधबोध। हाँ, वह तुम्हारे कामों में मदद करती है और तुम उसे भोजन खिलाते हो, लेकिन मेरे साथ क्या? मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया है, फिर भी तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोचते रहते हो, रोशनी आंटी के बारे में सोचते रहते हो, मेरे साथ क्या करूं? आर्यन शर्मा पहले से ही जानते थे कि रिया मल्होत्रा क्या कहने वाली है। उन्होंने पहले कई बार ऐसी बातें सुनी थीं और फिर से सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीच में टोका, रिया दीदी, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? अगर माफ़ी है तो क्या तुम मुझे पसंद करोगे? अगर माफ़ी है तो क्या तुम रोशनी आंटी के साथ रहना बंद कर दोगे? अगर तुम कर सकते हो तो कह दो, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं कर सकते, तो फिर मुझे माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? तो मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ व्यक्ति 2 सेकंड के लिए रुकी, फिर भारी सांस ली और कहा, तुम्हारी बहन कह रही है कि वह तुम्हें याद करती है और तुमसे मिलना चाहती है। मुझे लगता है कि आज रात मेरे पास समय नहीं है, बाद में एक मीटिंग है। कल कैसे? कल दोपहर मैं तुम्हें ले जाऊंगी। वास्तव में मैं खुद जा सकता हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी उससे मिलने नहीं जा सकता, तुम सहित। अगर तुम खुद जाते हो तो अस्पताल की सुरक्षा तुम्हें बाहर निकाल देगी। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? आर्यन शर्मा को हैरानी हुई। वह प्रिया शर्मा के छोटे भाई थे। प्रिया शर्मा से मिलने जाने पर उन्हें बाहर क्यों निकाला जाएगा? रिया मल्होत्रा पहले से कम शांत लग रही थी, उसके शब्दों में गुस्सा था। क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम्हारी बहन तुम्हें याद करती है, लेकिन मैं भी तुम्हें याद करती हूँ। क्या मैं तुम्हारी बहन से मिलने की यात्रा को तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने के अवसर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती? मैं वाकई थक गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ यह कैट एंड माउस गेम नहीं खेलना चाहती। क्या तुम मुझे फिर से पकड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। आर्यन शर्मा ने बात करना बंद कर दिया, बगल में रखी आइस टी उठाए और एक घूंट लिया, फिर तीखे हॉट पॉट के साथ मिलाकर एक बड़ा मुंह चावल खा लिया। लेकिन किसी कारण से इस बार चावल बिल्कुल तीखा नहीं लगा और यह बेस्वाद महसूस हुआ। ठीक है रिया दीदी, कल दोपहर मिलते हैं। अगर कुछ और नहीं है तो मैं फ़ोन रखता हूँ। क्या तुम्हारी मीटिंग बाद में नहीं है? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रिया मल्होत्रा ने अचानक अपनी आवाज़ नरम की और कुछ कहा जो आर्यन शर्मा की बात से बिल्कुल अलग था, लेकिन जिसने उनके दिल को धड़का दिया। मैंने फ़ोन रख दिया। आर्यन शर्मा ने जल्दी फ़ोन रख दिया, एक बड़ा मुंह खाना खाया और आइस टी का बड़ा घूंट लिया इससे पहले कि वे शांत हो जाएं। अब ये क्यों लाए? यह महिला, आह क्या दुखद कहानी है। वे खुद से बड़बड़ाए। उसी समय एक लड़की प्लेट लेकर आई जिसमें ब्रेस्ट चिकन राइस के कुछ कौर ही खाए गए थे। वह सीधे आर्यन शर्मा के सामने गई, प्लेट रखी और बैठ गई। आर्यन शर्मा ने ऊपर देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। आने वाली व्यक्ति उनकी क्लास की यूथ लीग सेक्रेटरी थी, पतली रिम वाली चश्मा लगाए, नाम अंजलि वर्मा, एक शांत और गंभीर लड़की जो लड़कियों के बीच लोकप्रिय थी।
आर्यन शर्मा उपक्लास मॉनिटर होने के नाते अनिवार्य रूप से उससे कुछ संपर्क रखते थे, लेकिन वे निजी रूप से लगभग कभी नहीं बोलते थे। आर्यन शर्मा, तुम अकेले खा रहे हो? अंजलि वर्मा ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, उनकी आवाज नर्म थी। आह हाँ, आर्यन शर्मा ने आश्चर्य से सिर हिलाया, अनजाने में अंजलि वर्मा की लगभग अनछुई प्लेट पर नजर डाली। अंजलि वर्मा, क्या तुम खाना खा चुकी हो? मेरा भूख ज्यादा नहीं है। अंजलि वर्मा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई क्योंकि वह अपनी ब्रेस्ट चिकन प्लेट को देख रही थी। इसके अलावा ये ब्रेस्ट चिकन अच्छा नहीं है। यह मेरी पहली बार खाने की है और मैं इसे फिर कभी नहीं खाऊंगी। ठीक है, मुझे माइंड क्लियर करने के लिए धन्यवाद, आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर पूछा, अंजलि वर्मा क्या देखना चाहती थी मुझे? ओह ऐसा है, अंजलि वर्मा ने अपनी पतली रिम वाली चश्मा ऊपर किया। स्कूल शुरू हुए 1 महीना से ज़्यादा हो गया है और हर कोई एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जानने लगा है, लेकिन क्लासेस के अलावा क्लास एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं लगती। मैं सोच रही थी कि क्लास डिनर आयोजित करने के बारे में तुमसे चर्चा करूं ताकि सब एक दूसरे को बेहतर जान सकें और थोड़ा रिलैक्स कर सकें। तो मैं तुम्हारी राय ले रही हूं। एक क्लास डिनर, आर्यन शर्मा ने जल्दी मन में विचार किया। ये वाकई क्लास एक्टिविटी के लिए अच्छा सुझाव था और उप क्लास मॉनिटर के रूप में उन्हें नैतिक और तार्किक रूप से समर्थन करना चाहिए। निश्चित रूप से, क्या स्नेहा कपूर को इस बारे में पता है? आर्यन शर्मा ने पूछा। मैंने उसे अभी नहीं बताया। अंजलि वर्मा थोड़ी शर्मिंदा लगी। तुम जानते हो, हम क्लास मॉनिटर के साथ अच्छी तरह से नहीं बनते। ज़्यादातर क्लासमेट्स उसे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम उप क्लास मॉनिटर आमतौर पर उसके काफ़ी करीब हो, तो मैंने सोचा कि पहले तुम्हें बता दूं और फिर तुम क्लास मॉनिटर के साथ एक्टिविटी के विशिष्ट विवरण पर चर्चा कर सकते हो। अध्याय 112 अपराध बोध। समझ गया, आर्यन शर्मा ने सावधानी से कहा, मैं बाद में स्नेहा कपूर को बता सकता हूँ। हालांकि चूंकि यह क्लास एक्टिविटी है, क्लास कमिटी मेंबर्स के साथ बैठकर चर्चा करना सबसे अच्छा होगा। अंजलि वर्मा ने उन पर मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से, चूंकि उप क्लास मॉनिटर ने कहा है तो मैं बिल्कुल आपत्ति नहीं कर सकती। कल दोपहर कैसे? आईआईटी बॉम्बे कैंपस बारिस्टा में। ठीक है, कल दोपहर मुझे समय नहीं हो सकता, मुझे दोपहर में कुछ काम है। ओह, उस शाम? ठीक है, आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया। यह अच्छा विचार था। बहन से मिलना ज़्यादा समय नहीं लेगा और यह रिया मल्होत्रा के साथ समय बिताने का बहाना भी देगा। 2 पक्षी एक पत्थर से। तो कल शाम मिलते हैं, अंजलि वर्मा ने कहा, फिर अपनी अनछुई ब्रेस्ट चिकन प्लेट उठाई, मुड़ी और चली गई। आर्यन शर्मा को उसकी विदाई का ध्यान नहीं था, वे तीखे हॉट पॉट खाने में व्यस्त थे। वे चैटिंग के दौरान रिया मल्होत्रा के बारे में सोच रहे थे और अब खाना अभी भी बेस्वाद लगा। चूंकि भूख नहीं थी, उन्होंने बस कुछ कौर चावल गटक लिए, प्लेट उठाई, खाना फेंक दिया और कैंटीन से बाहर निकल गए। रात में स्नेहा कपूर के आसपास न होने के कारण आर्यन शर्मा अध्ययन कक्ष में शांति से पढ़ाई कर सके, क्योंकि कोई परेशान नहीं कर रहा था। कोई परेशान न करने से पढ़ाई का समय जल्दी बीत गया और जल्द ही घर जाने का समय हो गया। आर्यन शर्मा ने अपनी थोड़ी दर्द वाली आंखें रगड़ी और जब उन्होंने ऊपर देखा तो अचानक एक परिचित आकृति पर नजर पड़ी। वह सूट स्कर्ट पहने थी, लंबी और सफ़ेद टांगों वाली। रिया मल्होत्रा। आर्यन शर्मा ने अपनी आंखें रगड़ी और अंत में उस व्यक्ति को देखा जो अभी गुजरा था। वह एक किताब पकड़े थी और लंबे बाल कंधों पर लटके थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से रिया मल्होत्रा नहीं थी, क्योंकि रिया मल्होत्रा के लंबे घुंघराले बाल होते हैं और वह प्रीस्कूल एजुकेशन की किताब नहीं पकड़ेगी। वे बहुत थक गए होंगे जो इतना लापरवाह हो गए। उन्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। आर्यन शर्मा ने अपना बैकपैक पैक किया, अध्ययन कक्ष से बाहर निकले, स्कूल गेट से बाहर आए, शायद साइकिल स्कैन की और घर चले गए। अगली सुबह जल्दी आर्यन शर्मा रोशनी आंटी की बाहों में जागे, लेकिन किसी कारण से, भले ही कल रात उन्होंने रोशनी आंटी के साथ कुछ नहीं किया था और जल्दी सो गए थे, फिर भी जागने पर उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही थी, जैसे दिल पर कुछ बोझ हो। शायद आराम ठीक से नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया है। मुझे कुछ समय निकालकर आराम करना चाहिए, वे खुद को समझाते रहे। जैसा हमेशा, रोशनी आंटी उन्हें नाश्ते पर ले गईं और फिर कार से स्कूल छोड़ आईं। चूंकि शनिवार था, सुबह सिर्फ एक प्रोफेशनल क्लास थी। स्नेहा कपूर शायद वीकेंड होने के कारण नहीं आई होगी। तो स्नेहा कपूर के बिना आर्यन शर्मा को लगा कि सुबह शांति से और जल्दी बीत गई, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ कमी है। दोपहर में आर्यन शर्मा ने रिया मल्होत्रा के साथ बहन से मिलने का प्लान बनाया था और स्कूल गेट के बाहर पहले से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने रिया मल्होत्रा की चमकदार फरारी को दूर से आते देखा। कार उनके पास रुकी और आर्यन शर्मा ने कुशलता से दरवाजा खोला और अंदर बैठ गए। रिया मल्होत्रा आज भी सफ़ेद सूट पहने थीं, चेहरे पर हल्का मेकअप था, लेकिन अब उनकी नाक पर सोने की किनारी वाला चश्मा था। आर्यन शर्मा को पता नहीं क्यों, लेकिन आज रिया मल्होत्रा उन्हें पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही थीं।
शायद चश्मे की वजह से, जो उन्हें ज़्यादा परिपक्व और बौद्धिक बना रहा था और उनकी हमेशा की तेज और आक्रामक शैली को नरम कर रहा था। वे थोड़ी थकी हुई लग रही थीं, लेकिन चश्मे के पीछे उनकी आंखें थोड़ी नरम थीं। क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो? रिया मल्होत्रा ने कार स्टार्ट की। उनकी आवाज़ फ़ोन पर सुनाई देने वाली आवाज़ से ज़्यादा नरम थी। नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूं। आर्यन शर्मा ने सीट बेल्ट लगाया और उनकी नज़र स्टीयरिंग व्हील को पकड़े उनकी पतली, सफ़ेद उंगलियों पर पड़ गई। वे गोरी और लंबी थीं, उन पर क्लियर नेल पॉलिश की एक परत थी। उन्हें लगा कि आज वे पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। सब कुछ लगभग बहुत नरम था, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ भी। तुम्हारी बहन आज अच्छी स्पिरिट्स में है। उसने आज सुबह मुझे बताया कि उसने सपना देखा कि वह ठीक हो गई है और तुम अपनी गर्लफ्रेंड, यानी मुझे, लेकर उससे मिलने आए हो। ऐसा है क्या? आर्यन शर्मा ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। आगे क्या कहें पता नहीं था। रिया मल्होत्रा ने अनायास जवाब दिया, विषय जारी नहीं रखा। कार में थोड़ी चुप्पी छा गई, सिर्फ इंजन की हल्की गड़गड़ाहट और बाहर हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लीलावती नोबल अस्पताल आईआईटी बॉम्बे से काफ़ी दूर था। रिया मल्होत्रा मध्यम गति से ड्राइव कर रही थी, लेकिन फिर भी वहां पहुंचने में आधे घंटे से ज़्यादा लग गए। कार पार्किंग लॉट में रुकी और दोनों ने सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकल गए। रिया मल्होत्रा ने हमेशा की तरह ट्रंक से बड़े बड़े गिफ्ट्स का ढेर निकाला। उनके हाथों में बड़े छोटे बैग्स देखकर आर्यन शर्मा को उनके प्रति अपराध बोध हुआ, हालांकि यह अपराध बोध कभी पूरी तरह जाता नहीं था। वे सहजता से आगे बढ़े और रिया मल्होत्रा के हाथ से गिफ्ट्स ले लिए, बड़बड़ाते हुए, अगली बार इतना मत लाना, बहुत महंगा है। रिया मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और हाई हील्स में इनपेशेंट डिपार्टमेंट की ओर चल पड़ी। आर्यन शर्मा उनके पीछे पीछे चलते रहे। वीआईपी वार्ड एरिया हमेशा की तरह शांत था, हवा में डिसइंफेक्टेंट और फूलों की हल्की महक थी। दोनों प्रिया शर्मा के अस्पताल रूम पर पहुंचे। रिया मल्होत्रा ने पहले दरवाजा खटखटाया, फिर खोला और अंदर चली गईं। रूम के अंदर केयरगिवर ने प्रिया शर्मा के बेड के पास बैठकर टीवी पर वैरायटी शो देख रही थी। मिस्टर रिया को आर्यन शर्मा के साथ अंदर आते देखकर वह तुरंत खड़ी हो गई और थोड़ा सिर झुकाया। रिया मैडम, आप आ गईं। फिर वह तुरंत रिया मल्होत्रा के पास दौड़ी, उनके और आर्यन शर्मा के हाथों से गिफ्ट्स ले लिए और उन्हें एक एक करके बड़े स्टोरेज कैबिनेट में रखा जो लगभग भर चुका था। जब प्रिया शर्मा ने रिया मल्होत्रा और अपने छोटे भाई को आते देखा तो उन्होंने नर्म मुस्कान दी और अस्पताल के बेड से उतर गईं। ये देखकर आर्यन शर्मा को झटका लगा। उनकी बहन अब बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति जैसी लग रही थी, मरीज जैसी नहीं। उनके गाल गुलाबी थे, रंगत अच्छी थी और वे इतने शांत होकर बेड से उतर सकती थीं। डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते में मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी। कैसा लगा छोटे आर्यन, खुश हो? ओह, इतनी जल्दी? आर्यन शर्मा पहले से ही काफ़ी हैरान थे, लेकिन उनकी बहन के शब्दों ने उन्हें और हैरान कर दिया। क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो जाऊं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा हैरान हूं। क्या यह अस्पताल वाकई इतना अच्छा है, जो तुम्हारी चोट को इतनी जल्दी ठीक कर दे? बिल्कुल शानदार है। मेडिकल इक्विपमेंट बेहतरीन है, मेडिकल स्टाफ बेहतरीन है और जो दवाएं और सप्लीमेंट्स मैं ले रही हूं वे सब सबसे अच्छे हैं। मैं इतनी जल्दी कैसे नहीं ठीक हो सकती? लेकिन इसके लिए मुझे रिया मैडम का शुक्रिया अदा करना होगा। हा हा हा। वे बोलते हुए रिया मल्होत्रा की ओर देखीं, जो उनके बगल में मुस्कुरा रही थीं। मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद तुम्हें पूरी ताकत से लौटा दूंगी। और आर्यन शर्मा, अगर वह कोई गलत काम करे तो मुझे बता देना, मैं उसे तुम्हारे लिए पीट दूंगी। बहन, आर्यन शर्मा ने निराश और मनोरंजक स्वर में पुकारा, लेकिन उनके दिल में प्रिया शर्मा को इतना जिंदा देखकर अपार खुशी और दुख दोनों थे। उनकी तेज रिकवरी लगभग पुनर्जन्म जैसी थी और रिया मल्होत्रा ने इसमें जो प्रयास और पैसा लगाया था वह अकल्पनीय था। वे रिया मल्होत्रा के बहुत आभारी थे, लेकिन साथ ही उनका अपराध बोध और मजबूत हो गया। अध्याय 113, जापानी खाना खाएं। 2 बहन से मिलकर वापस रिया मल्होत्रा की कार में बैठने के बाद आर्यन शर्मा कहना चाहते थे कि दोपहर में उनकी क्लासेस हैं और उन्हें पहले घर जाना है, लेकिन जब वे बोलने लगे तो उनके मन में कुछ विचार ने उन्हें रोक दिया। यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। किसी कारण से उन्होंने वापस जाने की बात नहीं की। वे बस चुपचाप रिया मल्होत्रा की कार में बैठे रहे और उन्हें किसी अज्ञात जगह की ओर ड्राइव करने दिया। वे रिया मल्होत्रा के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते थे, शायद उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए या शायद माफ़ी या अपराध बोध से। किसी भी हाल में बहन से मिलकर बड़े बड़े गिफ्ट्स देकर रिया मल्होत्रा को बिना कुछ किए जाने नहीं देना चाहते थे। वे ऐसा काम नहीं कर सकते थे और उन्हें नहीं पता कि पहले वे कैसे कर लेते थे। तुमने लंच नहीं किया है ना? तभी रिया मल्होत्रा ने अचानक बोल दिया। मैं तुम्हें जापानी खाना खिलाऊं? वही जगह जहां हम पिछली बार खाए थे? रिया मल्होत्रा ने अनायास पूछा। आर्यन शर्मा को वह जापानी रेस्टोरेंट याद था, जो बहन के अस्पताल से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर था, लेकिन बहुत हाई एंड और महंगा रेस्टोरेंट था।
उनके दिल का अपराधबोध उन्हें बता रहा था कि वे रिया मल्होत्रा को और पैसा खर्च नहीं करने दे सकते, उन्हें रिया मल्होत्रा के लिए कुछ करना होगा। रिया दीदी, उस जगह मत चलो, बहुत महंगा है। अगर तुम वाकई वहाँ खाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ट्रीट करूँगा। मैं जरूर ट्रीट करूँगा, आर्यन शर्मा ने नर्म स्वर में कहा। ये सुनकर रिया मल्होत्रा ने सिर घुमाकर आर्यन शर्मा की ओर देखा। उनके सोने की किनारी वाले चश्मे के पीछे आंखें थोड़ी चमकी, हैरानी दिखाई दी जो जल्दी खुशी में बदल गई। तुम मुझे ट्रीट करोगे? उन्होंने दोहराया। हाँ, मैं ट्रीट करूँगा, आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया। रिया दीदी, तुमने मेरे और मेरी बहन के लिए इतना कुछ किया है, सिर्फ एक भोजन, लेकिन मैं तुम्हें ट्रीट करना चाहता हूँ और यह जरूरी है। ये सुनकर रिया मल्होत्रा को अजीब खुशी हुई, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी भौहें सिकुड़ी और आह भरी। सिर्फ एक भोजन? तुम्हें पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ? आर्यन शर्मा को यह डंग-रन पता था, यही वजह थी कि उन्हें अपराधबोध हो रहा था। छोटे झूठे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। काश रोशनी आंटी न होती, काश मैं वह पहली व्यक्ति होती जिससे तुम मुसीबत में मिले होते। रिया मल्होत्रा उदास हो गईं। उन्होंने सोचा कि आर्यन शर्मा को वापस ले जाएं और फिर से बंद कर दें, लेकिन इसे उनका दिल नहीं जीत सकती थीं। वे जो चाहती थीं वह पूरा आर्यन शर्मा था, सिर्फ उनका शरीर नहीं। वे चाहती थीं कि वह शरीर और आत्मा दोनों से उनसे संबंधित हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनका दिल उनसे नहीं था। उसे वापस लाना व्यर्थ था, वह हमेशा भागने का रास्ता ढूंढ लेगा। और रोशनी आंटी के बारे में, वह निश्चित रूप से खुश नहीं होगी और उनकी कंपनी में परेशानी खड़ी करेगी, जैसे पिछली बार। इसलिए यह जरूरी नहीं था, लेकिन वे मान नहीं पा रही थीं। वे एक शक्तिशाली और अमीर स्पॉन्सर हो सकती थीं, लेकिन अब लग रहा था कि वे किसी और के रिश्ते में मालकिन बन गई हैं। वे स्पष्ट रूप से आर्यन शर्मा से इतना प्यार करती थीं और उनके लिए इतना बलिदान किया था, फिर भी उन्हें सिर्फ छाया में बैठकर देखना पड़ रहा था कि वह और कोई और महिला गहरे प्यार और स्नेह में डूबी हुई हैं। इस एहसास ने उन्हें दिल का दर्द दिया। बचपन से अब तक वे सबसे ज्यादा जो चाहती थीं वह दूसरों से प्यार पाना था। अंत में उनकी बर्फीली रानी की बाहरी छवि के नीचे वे सिर्फ एक प्यार में पागल महिला थी जिनका दिमाग प्यार में पागल था। रिया दीदी, क्या हुआ? तुम्हारा मूड खराब लग रहा है, आर्यन शर्मा ने जब उनका चेहरा और खराब होता देखा तो और नर्म स्वर में कहा। लड़के की आवाज़ बहुत प्यारी थी और रिया मल्होत्रा को उन्हें इस तरह बात करते सुनना बहुत पसंद था, जैसे वे प्यार से बात कर रहे हों। नहीं, क्या तुमने कहा कि तुम मुझे जापानी खाना खिलाओगे? ठीक है, मैं उसी रेस्टोरेंट की ओर जा रही हूँ, लेकिन मैं चेतावनी देती हूँ, वह रेस्टोरेंट सस्ता नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसा बचा है? हाँ, वह काफ़ी होना चाहिए। आर्यन शर्मा के पास रोशनी आंटी द्वारा दी गई बैंक कार्ड थी, जिसमें 3.5 लाख रुपये थे। उसमें से कुछ स्नेहा कपूर ने उड़ाए थे, कुछ रोशनी आंटी के साथ डेट्स और शॉपिंग पर खर्च हुए थे, कुछ भोजन पर। कुल मिलाकर उनके पास अभी भी 3.4 लाख से ज़्यादा रुपये थे, जो हाई एंड जापानी भोजन के लिए काफ़ी थे। क्या रोशनी आंटी ने तुम्हें पैसा दिया? रिया मल्होत्रा ने पूछा, उनका स्वर ठंडा हो गया। आर्यन शर्मा ने उनकी प्रोफाइल को देखा, एक पल चुप रहे, फिर कहा, हाँ। उद्धरण चिन्ह। रिया मल्होत्रा चुप रहीं, आर्यन शर्मा भी। कार जल्द ही पिछली बार वाले ही जापानी रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वही शांत गली, वही साधारण लेकिन लग्जरी छोटा दरवाजा। किमोनो पहने एक वेटर पहले से ही साइड में इंतजार कर रहा था। रिया मैडम, गुड आफ्टरनून, अंदर आएं। वह अभी भी टिपिकल जापानी गार्डन स्टाइल था, छोटे पुल, बहता पानी और हिलती बांस की छाया, और वही निजी रूम जिसमें बेहतरीन प्राइवेसी थी। सब कुछ पिछली बार जैसा ही लग रहा था, सिवाय इस बार रिया मल्होत्रा ने आर्यन शर्मा का हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि आगे चल रही थी और आर्यन शर्मा उनके पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे वे निजी रूम में प्रवेश कर रहे थे। रिया मल्होत्रा ने टैबलेट उठाया और अनायास कुछ डिशेज ऑर्डर कर दीं। आर्यन शर्मा ने सक्रिय रूप से कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस बार उन्होंने जो डिशेज ऑर्डर की, उनका कुल खर्च 4 अंकों से कम था, सिर्फ 700-800 रुपये। आप जानते हैं, पिछली बार उन्होंने सिर्फ कुछ साशिमी खाए थे और वह 4 अंकों का हो गया था। इस बार रिया मल्होत्रा ने सिर्फ कुछ साधारण सुशी, ग्रिल्ड आइटम्स और साइड डिशेज ऑर्डर किए थे, जो बिल्कुल उनकी स्टाइल नहीं थी। आर्यन शर्मा ने पेमेंट करने के बाद रिया मल्होत्रा की ओर थोड़े आश्चर्य से देखा। रिया मल्होत्रा टेबल पर चाय सेट के साथ खेल रही थी, उनकी प्रोफाइल निजी रूम की नर्म रोशनी में उल्लेखनीय रूप से शांत लग रही थी। इतना समय साथ बिताने के बाद आर्यन शर्मा एक नज़र में बता सकते थे कि उनका मूड अच्छा नहीं है। रिया दीदी, क्या आपने इतना ही ऑर्डर किया? आर्यन शर्मा पूछे बिना नहीं रह सके। हम तुम्हारे पैसे बचाने के लिए, रिया मल्होत्रा ने शांत स्वर में जवाब दिया, जबकि अभी भी मेज पर शानदार चाय सेट के साथ खेल रही थीं। नहीं, जो खाना चाहती हो ऑर्डर करो, मेरे पैसे बचाने की कोशिश मत करो। आर्यन शर्मा ने जल्दी सिर हिलाया, लेकिन और भी बेचैन महसूस किया। वे उनके बारे में सोच रही थीं और उनके पैसे बर्बाद होने से डर रही थीं। ऐसे समय में भी वे उनके भावनाओं का ख्याल रख रही थीं।
आर्यन शर्मा को मानना पड़ा कि हालांकि रिया मल्होत्रा का व्यक्तित्व थोड़ा अजीब था, लेकिन ये युवा महिलाओं की आम समस्या थी। मूल रूप से वे एक अच्छी महिला थीं। बस इतना ही काफ़ी है, रिया मल्होत्रा ने संक्षेप में कहा, फिर खिड़की से बाहर गार्डन व्यू को देखा। अगर हम पूरा नहीं खा पाए तो बर्बाद होगा। निजी रूम में फिर चुप्पी छा गई। वेटर चुपचाप डिशेज सर्व कर गया, झुका और वापस चला गया। रिया मल्होत्रा ने चॉपस्टिक्स उठाए, एक टुकड़ा तमागोया की लिया और छोटे छोटे कौरों में खाया। उनकी हरकतें सुरुचिपूर्ण थीं, लेकिन वे अनमने लग रहे थे। आर्यन शर्मा ने चुपचाप चॉपस्टिक्स उठाए और खाना शुरू कर दिया, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार तीखे हॉट पॉट में उन्हें कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा था। दोनों ने भोजन समाप्त करने के बाद रिया मल्होत्रा को दोपहर में कंपनी में कुछ काम था, इसलिए उन्होंने आर्यन शर्मा को स्कूल छोड़ दिया और चली गईं। रिया मल्होत्रा की फरारी को सड़क पर गायब होते देखकर आर्यन शर्मा स्कूल गेट पर एक पल खड़े रहे, फिर मुड़े और कैंपस में चले गए। मुंबई की देर गर्मियों में दोपहर की धूप अभी भी जल रही थी, सीधे नीचे गिर रही थी, साथ में झींगुरों की लगातार चहचहाहट, जो काफ़ी चिढ़ाने वाली थी। आर्यन शर्मा को दोपहर में कोई क्लास नहीं थी, इसलिए वे क्लासरूम में बैकपैक लेने गए और सीधे लाइब्रेरी चले गए। लाइब्रेरी में एयर कंडीशनर था और शांत था, कुछ स्टूडेंट्स वहां बैठकर पढ़ रहे थे। आर्यन शर्मा ने शेल्फ से 100 Years of Solitude की एक कॉपी रैंडमली उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। अध्याय 114, घिनौना बदमाश। आर्यन शर्मा ने दोपहर लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बिताई, जब तक कि जेके यूनिफॉर्म पहने एक लड़की उनके पास आकर बैठ गई और उनके हाथ से 100 Years of Solitude की कॉपी छीन ली। कौन सी किताब पढ़ रहे हो? ओह, 100 Years of Solitude, क्या तुम उदास पुरुष देवता का इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये बुरा विचार नहीं है, स्नेहा कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उनकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन शांत लाइब्रेरी में वह काफ़ी अजीब लग रही थी, और कई पढ़ने और पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स ने उनकी आवाज़ सुनकर देखा। शश, आवाज़ कम रखो, आर्यन शर्मा ने निचली आवाज़ में याद दिलाया। स्नेहा कपूर के हाथों से किताब वापस ली और उसे शेल्फ पर रख दिया। चलो, अंजलि वर्मा ने हमें स्कूल के पश्चिमी हिस्से में कैंपस बारिस्टा में कुछ चर्चा करने के लिए बुलाया है, समय हो गया है। आर्यन शर्मा ने ये कहते हुए अपना बैकपैक पैक किया। चलो, मुझे भी प्यास लगी है, स्नेहा कपूर ने बोलकर लाइब्रेरी से कूदते हुए बाहर निकल गईं। उनकी जेके स्कर्ट उनके हिलने के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। आर्यन शर्मा उनके पीछे चल रहे थे और स्पष्ट रूप से उनकी जांघों का ऊपरी हिस्सा और ये देख सकते थे कि वे सेफ्टी शॉर्ट्स पहने हुए हैं। वे दृश्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, शायद वे स्वाभाविक रूप से स्नेहा कपूर जैसी लड़कियों के प्रति उदासीन थे। वे बस पास आकर याद दिलाया, लड़की, इतना कूदफांद मत करो, तुम्हारा पीछा दिख रहा है। उनकी याद दिलाने पर स्नेहा कपूर तुरंत लकड़ी के खंभे की तरह जम गईं, उनके गाल तुरंत लाल हो गए और उन्होंने दोनों हाथों से अपनी स्कर्ट का हेम पीछे से कसकर पकड़ लिया। आर्यन शर्मा को उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी मज़ेदार लगी और उन्होंने चिढ़ाया, कोई बात नहीं, कम से कम तुम सेफ्टी शॉर्ट्स पहने हो। अगर नहीं पहने होती तो बात अलग होती। आर्यन शर्मा, तुम बदमाश। आर्यन शर्मा की चिढ़ाने वाली टिप्पणी ने स्नेहा कपूर के गाल जलाने शुरू कर दिए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन शर्मा, जो आमतौर पर हानिरहित लगते थे, का ऐसा पहलू भी है। उनकी प्रतिक्रिया देखकर आर्यन शर्मा को और मजा आया, लेकिन उन्होंने फिर चिढ़ाया नहीं, बस मुस्कुराए और आगे बढ़ते रहे। खैर, हाल ही में इतना कुछ हुआ है और वे बहुत बदल गए हैं, एक भोले और निर्दोष लड़के से। खैर, आप जानते हैं। स्नेहा कपूर जितना ज़्यादा सोचती उतना गुस्सा होती, और एक झटके में आगे बढ़कर उन्होंने उनकी कमर पर जोरदार मुक्का मारा। छोटी लड़की का मुक्का बहुत जोरदार था, जिससे आर्यन शर्मा हिस्क करते हुए अपनी कमर पकड़कर दर्द से कराह उठे। तुम घिनौने बदमाश, तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। स्नेहा कपूर को शायद अभी भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने आर्यन शर्मा की पिंडली में एक और लात मारी। अरे यार युवती, क्या तुम मुझे सच्चाई भी नहीं बताने दोगी? मैंने दयालुता से तुम्हें याद दिलाया कि इतने बड़े बड़े कदम मत चलो, आसानी से दिख जाता है, और इसके बजाय तुम मुझे बदमाश कहकर मुक्का और लात मार रही हो। ये बहुत ज़्यादा है। स्नेहा कपूर उनके शब्द सुनकर निरुत्तर हो गईं, लेकिन युवती की गरिमा ने उन्हें आसानी से झुकने नहीं दिया। उन्होंने हाथ कमर पर रखे, थोड़ी ऊपर की, और कहा, कौन ने तुम्हें उस लहजे में बोलने को कहा? तुम फ्लर्ट कर रहे हो। आर्यन शर्मा ने अपनी अभी भी दर्द कर रही कमर को रगड़ा। मनोरंजक और निराश दोनों। मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे जैसे किसी के लिए। आर्यन शर्मा ने स्नेहा कपूर को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैं वाकई बदमाश नहीं बन सकता। पहले स्नेहा कपूर को समझ नहीं आया कि वे क्या कह रहे हैं और उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ सच्चाई है, इसलिए उनका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि वे क्या कह रहे हैं, और उनके दिल की आग अचानक फिर भड़क उठी। वे देखती रहीं कि आर्यन शर्मा कैंपस बारिस्टा की ओर बढ़ रहे हैं, उनका चेहरा शर्म और गुस्से से भरा था। उन्होंने जल्दी उनके पीछे दौड़कर आर्यन शर्मा के कपड़ों को पकड़ लिया।
अब क्या है युवती? आउच। आर्यन शर्मा प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्हें कोहनी में तेज दर्द हुआ। उन्होंने नीचे देखा और देखा कि स्नेहा कपूर एक हाथ से उनके कपड़ों को पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से उनकी बाह को पकड़कर सीधे काट रही हैं। स्नेहा कपूर को नहीं पता क्यों उन्होंने ऐसा किया। वे बस बहुत गुस्सा थीं। जब लोग गुस्से में होते हैं तो वे कारण या परिणामों के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने बस आवेग में काट लिया। वे इतनी जोर से काट रही थीं कि आर्यन शर्मा की त्वचा का एक टुकड़ा लगभग फाड़ डालती। आर्यन शर्मा ने सहजता से हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा कपूर उनके कपड़ों को कसकर पकड़े हुए थीं। सौभाग्य से उस समय सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे और गुजरने वाले यात्री सड़क पर लड़ते एक जोड़े को ज्यादा नहीं देख रहे थे। छोड़ दो स्नेहा कपूर, तुम मेरे मांस का एक टुकड़ा काट लोगी। क्या तुम कुत्ता हो? आर्यन शर्मा को वाकई दर्द हो रहा था, लेकिन ये देखते हुए कि स्नेहा कपूर एक लड़की हैं, उन्होंने उन्हें ज्यादा जोर से धक्का नहीं दिया और उन्हें बस काटने दिया। स्नेहा कपूर ने कुछ देर बाद आर्यन शर्मा का मुंह छोड़ा। आर्यन शर्मा की बांह पर 2 स्पष्ट दांतों के निशान देखकर उनके दिल में गुस्सा और शर्म थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर अपराधबोध और डर की लहर उठी। वे शायद बहुत जोर से काट लिया, लेकिन युवती की जन्मजात गरिमा ने उन्हें माफी मांगने नहीं दिया। उन्होंने अपनी स्कर्ट का हेम छोड़ा, आधा कदम पीछे हट गईं। उनकी गर्दन अभी भी सख्त थी, हालांकि उनकी आंखें थोड़ी चमक रही थीं। कौन ने तुम्हें बकवास करने को कहा? जब तुम फ्लर्ट करते हो तो यही होता है। आर्यन शर्मा ने अपनी बांह पर खून वाले दांतों के निशान देखे और दर्द से सांस ली। ये युवती बहुत क्रूर है, बिल्कुल दया नहीं करती। कौन सी बकवास की मैंने? मैं सच्चाई बता रहा था। आर्यन शर्मा को भी गुस्सा आ गया, उनका स्वर सख्त हो गया। स्नेहा कपूर, क्या तुम इतनी अनुचित हो सकती हो? तुम हमेशा लोगों को मारती हो और अब काट रही हो। क्या तुम 3 साल की हो? तुम ही 3 साल के हो। तुम्हारा पूरा परिवार 3 साल का है। स्नेहा कपूर को उनके द्वारा डांटा गया और उनका दुख और गुस्सा फिर बढ़ गया, उनकी आंखें लाल हो गईं। आर्यन शर्मा, तुम कमीने हो, तुम ऐसे घिनौने हो। चिल्लाने के बाद उन्होंने आर्यन शर्मा को घूरा, फिर मुड़ी और कैंपस बारिस्टा के विपरीत दिशा में भाग गईं। उनके कदम तेज और तेज थे। इस चीख ने गुजरने वाले कई स्टूडेंट्स का ध्यान खींचा, जो सभी जिज्ञासा से आर्यन शर्मा को देख रहे थे। आर्यन शर्मा स्नेहा कपूर के काटे घाव को रगड़ रहे थे जब उन्हें ऐसा देखा गया। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करके उन्होंने सिर नीचा किया और पास के कैंपस बारिस्टा की ओर बढ़ गए। स्नेहा कपूर को भागते देखकर उन्हें पूरी तरह से हताशा हुई। उन्होंने क्या किया था? वे सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे थे और एक हानिरहित मजाक कर रहे थे। ये कैसे हो गया? भूल जाओ, स्नेहा कपूर के साथ तर्क करने का क्या फ़ायदा? वे बिल्कुल तर्कसंगत नहीं हैं। वे बिना कारण गुस्सा हो जाती हैं और फिर तुम्हें उन्हें मनाना पड़ता है। ईमानदारी से, अगर कोई नहीं जानता तो लगेगा कि वे किसी बेटी को पाल रहे हैं। आर्यन शर्मा तेजी से आगे बढ़े और स्नेहा कपूर ने जब उन्हें पीछा करते देखा तो अपनी गति बढ़ा दी, जानबूझकर उन्हें पकड़ने नहीं दिया। फिर वे कॉफ़ी शॉप में घुसी और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, जिससे आर्यन शर्मा को बाहर रखा गया। आर्यन शर्मा के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने के। स्नेहा कपूर पहले से ही कोने में 4 लोगों वाली टेबल पर बैठी थीं, फ़ोन स्क्रॉल कर रही थीं, नाराज दिख रही थीं। ठीक है, फिर से क्यों गुस्सा हो गईं? मेरी गलती है, अगली बार मैं ऐसा नहीं कहूँगा। आर्यन शर्मा तुरंत उनके पास गए, स्नेहा कपूर के बगल में बैठ गए और नर्म स्वर में मनाने लगे। छी! स्नेहा कपूर ने मुंह बनाया, सिर आर्यन शर्मा से दूर कर लिया और यहाँ तक कि अपनी पोजीशन बदलकर आर्यन शर्मा से दूरी बना ली। लड़कियां ऐसी होती हैं, जितना ज़्यादा तुम उन्हें मनाते हो उतना ज़्यादा वे गुस्सा होती हैं। अध्याय 115, अंधे की तरह अंधा। स्नेहा कपूर स्पष्ट रूप से गुस्सा थीं और आर्यन शर्मा को इग्नोर कर रही थीं, फ़ोन पर खेलती रहीं। एक पल बाद कॉफ़ी शॉप का दरवाज़ा फिर खुला और अंजलि वर्मा बाहर से अंदर आईं। उन्होंने कोने में आर्यन शर्मा और स्नेहा कपूर को एक नज़र में देख लिया और दोनों के बीच सूक्ष्म माहौल भी महसूस कर लिया। स्नेहा कपूर मुंह फुलाए आर्यन शर्मा से मुंह फेर कर बैठी थीं, जबकि आर्यन शर्मा उनके बगल में निराशा से बैठे थे, उनकी बांह पर दांतों के निशान। क्या हो रहा है? अंजलि वर्मा एक पल रुकी, लेकिन जल्दी खुद को संभाला और आगे बढ़ीं। क्लास मॉनिटर, उप क्लास मॉनिटर, माफ़ी चाहती हूँ कि मैं देर से आई। उन्होंने सामने वाली कुर्सी खींची और बैठ गईं। उनकी नज़र आर्यन शर्मा की बांह पर दांतों के निशानों पर थोड़ी देर टिकी, फिर जल्दी हटा ली जैसे उन्होंने कुछ नहीं देखा। अंजलि वर्मा की आवाज़ सुनकर स्नेहा कपूर अनिच्छा से मुड़ी, लेकिन अभी भी आर्यन शर्मा को नहीं देखा। उन्होंने बस अंजलि वर्मा को सिर हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन चेहरा अभी भी खट्टा था। अंजलि वर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और सीधे मुद्दे पर आईं। गैदरिंग की लोकेशन के बारे में मैंने कुछ और ऑप्शंस ढूंढे हैं, कृपया देखें। आगे की चर्चा का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। आर्यन शर्मा ने बोलना बंद कर दिया और सिर्फ सुनते रहे।
स्नेहा कपूर भी चुप रहीं, लेकिन जब भी आर्यन शर्मा कोई राय देते, वे जवाब देती, किसी खास कारण से नहीं, सिर्फ जिद से। अंजलि वर्मा ने भी महसूस किया कि दोनों में लड़ाई हुई है और सोचा कि क्या आर्यन शर्मा की बांह पर दांतों का निशान स्नेहा कपूर ने बनाया है। स्नेहा कपूर का काम करने का तरीका हमेशा लेस्बियन और अनुचित होता है, इसलिए यह उनके बस की बात नहीं है। लोकेशन को शुरुआत में स्कूल के पास एक नई ओपन हुई स्वाद हॉटपॉट रेस्टोरेंट पोवाइक पर तय किया गया। हालांकि आर्यन शर्मा ने वहां कभी नहीं खाया था, लेकिन एक बार गुजरे थे और देखा था कि वहां भीड़ भरी थी और देखो अच्छा था। इसके अलावा उन्होंने सुना था कि इलाके में रेस्टोरेंट की अच्छी प्रतिष्ठा है। क्या समय? क्या अगला शुक्रवार शाम ठीक है? अंजलि वर्मा ने पूछा। ठीक है, आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया। स्नेहा कपूर ने हल्का हम्फ किया, जिसे सहमति माना गया। ठीक है, मैं प्रारंभिक प्लान तैयार करूंगी और क्लास कमेटी ग्रुप में भेज दूंगी ताकि सब डिटेल्स कंफर्म कर सकें। अंजलि वर्मा जैसी यूथ लीग ब्रांच सेक्रेटरी होने के नाते वे हर चीज़ में सावधान और कर्तव्यनिष्ठ हैं। यहाँ तक कि एक साधारण क्लासमेट रियूनियन के लिए भी वे दिल से लगती हैं और सब कुछ ठीक से व्यवस्थित करने की कोशिश करती हैं। अभी भी उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनके यहाँ होना उचित नहीं है और सामने बैठे दो लोगों के बीच कुछ चल रहा है। वेल, आज के लिए बस इतना ही, मैं जा रही हूँ। ठीक है अंजलि वर्मा, तुम्हारे मेहनत के लिए धन्यवाद, आर्यन शर्मा ने कहा। कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है, अंजलि वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन शर्मा और स्नेहा कपूर के बीच नज़र डाली, फिर उठकर चली गईं। जैसे ही अंजलि वर्मा चली गईं, स्नेहा कपूर ने अनजाने में आर्यन शर्मा को धक्का दिया, स्पष्ट रूप से अभी भी उनसे नाराज थीं। आर्यन शर्मा को धक्का लगने से कोई गुस्सा नहीं आया। उन्होंने मीटू खोला और स्नेहा कपूर के लिए मैंगो पोमेलो सागो ऑर्डर कर दिया, उन्हें खुश करने की कोशिश की। लेकिन स्नेहा कपूर नहीं मानी और आर्यन शर्मा को कुछ नहीं दिया। आर्यन शर्मा ने बहुत अच्छी बातें कहीं, लेकिन वे नहीं मानी और यहाँ तक कि उठकर चली गईं। आर्यन शर्मा मैंगो पोमेलो सिर्फ लेकर उनके पीछे दौड़े। अरे यार, सब मेरी गलती है, ठीक है। मुझे पहले मजाक नहीं करना चाहिए था और निश्चित रूप से तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। वे बोलते हुए नर्म स्वर में स्नेहा कपूर को मनाते हुए उनके होठों के पास मैंगो पोमेलो सागो स्ट्रॉ के साथ पकड़कर ले गए। इसलिए मैं गुस्सा नहीं हूँ। जो मुझे गुस्सा दिला रहा है वो, स्नेहा कपूर ने सिर घुमाया और बोलना शुरू किया, लेकिन वाक्य बीच में रोक दिया। यह आर्यन शर्मा को भ्रमित कर गया। क्या तुम इस पर गुस्सा नहीं हो? तो फिर अब किस पर गुस्सा हो? यह युवती का स्वभाव इतना अजीब है और उनका सोचने का तरीका साधारण लोगों से अलग है। स्नेहा कपूर निश्चित रूप से गुस्सा थीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रहा था वह आर्यन शर्मा का अश्लील व्यवहार या मजाक नहीं था, नहीं उनके साथ बुरा व्यवहार। वह आर्यन शर्मा का ये बयान था, तुम्हारे जैसे किसी के लिए मैं वाकई बदमाश नहीं बन सकता। क्यों? आर्यन शर्मा को बदमाश बनने का हक क्यों नहीं है उनके जैसे किसी के लिए? क्या वे काफ़ी सुंदर नहीं हैं? फिजिकली आकर्षक नहीं हैं? शायद उनकी फिगर अच्छी नहीं है, लेकिन वे सुंदर हैं। वे रोशनी आंटी या रिया मल्होत्रा से कम आकर्षक नहीं हैं, है ना? वे आर्यन शर्मा के मजाक या डांट को स्वीकार कर सकती थीं और यह स्वीकार कर सकती थीं कि उनके दिल में कोई और है, लेकिन वे ये स्वीकार नहीं कर सकती थीं कि वे उनकी आंखों में इतनी आकर्षक नहीं है कि उन्हें बदमाश बनने का ख्याल भी ना आए। लेकिन स्नेहा कपूर इन जटिल विचारों को बोल नहीं सकी, न ही उन्हें बोलने में शर्मा रही थी। वे सिर्फ जिद्दी ढंग से विरोध कर रही थीं और भी ज़्यादा जोरदार रवैये से अपने अंदर के उथल पुथल और दर्द को छिपा रही थीं। जो मुझे गुस्सा दिला रहा है वह तुम्हारा काम नहीं है। उन्होंने अचानक सिर घुमाकर आर्यन शर्मा को घूरा, उनकी आंखें लाल थीं। किसी भी हाल में तुम सिर्फ अंधे हो, तुम बड़े बेवकूफ़ हो। आर्यन शर्मा को उनकी अचानक लगाई गई आरोप से झटका लगा। अंधे, पूरे बेवकूफ़, बेतुका, यह नया आरोप क्या है? मैं वापस जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना, स्नेहा कपूर ने कहा, फिर मुड़ी और एक झटके में भाग गईं। आर्यन शर्मा वहां स्तब्ध खड़े रह गए। वे स्नेहा कपूर को समझने में और असमर्थ हो रहे थे। उन्हें याद था कि जब वे पहली बार मिले थे तो वे ऐसी नहीं थीं। तब हालांकि स्नेहा कपूर हावी और अनुचित थीं, कम से कम वे अब जितनी न्यूरोटिक नहीं थीं। वे अचानक चिल्लाती या चीखती नहीं थीं, नहीं अचानक मारती या काटती थीं। मैंने मैंगो पोमेलो खरीदा लेकिन पी नहीं रही, लगता है मुझे इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। वे बड़बड़ाते हुए वापस चलते हुए पीते रहे। उनकी बांह पर काटे घाव अभी भी दर्द कर रहा था और उन्होंने सहजता से उसे रगड़ा। वे स्कूल गेट से बाहर निकले, बस पकड़ी और घर चले गए। रोशनी आंटी लगता है पहले ही के टीवी चली गई हैं और कम से कम मिडनाइट तक नहीं लौटेंगी। आर्यन शर्मा को बहुत बोरियत हो रही थी, इसलिए उन्होंने बस कुछ डिशेज बनाकर खा लिया। डिनर के बाद वे सोफे पर लेटे वीडियो गेम खेलते रहे जब तक रात 10 बजे नहीं हो गई। आश्चर्य की बात यह थी कि रोशनी आंटी 10:30 बजे वापस आ गईं। स्वीटी, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? रोशनी आंटी ने स्लीपर्स बदले और आर्यन शर्मा की ओर बढ़ी, जो सोफे पर लेटे थे।
जैसे ही आर्यन शर्मा उठकर उनका अभिवादन करने लगे, रोशनी आंटी का शरीर उनके शरीर से निकलती खुशबूदार हवा के साथ उन्हें सोफे पर वापस दबा दिया। मैं रोशनी आंटी को याद कर रहा था। आज इतनी जल्दी क्यों वापस आ गईं? आर्यन शर्मा ने पूछा। स्वाभाविक रूप से रोशनी आंटी की कमर को बाहों में ले लिया। क्योंकि मैं तुम्हें याद कर रही थी बेबी, और तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, रोशनी आंटी ने नर्म स्वर में कहा और फिर उनके होठों पर हल्का किस किया। आज अभी जल्दी है? वाह, क्या हम? वह वाला हम? क्या तुम पहले शावर लोगे या मैं? या हम साथ शावर लें? आर्यन शर्मा के गाल थोड़े लाल हो गए, लेकिन पहले की शर्म के विपरीत इस बार उनका लाल होना उत्साह की वजह से था। साथ लें? ठीक है, मैं कपड़े ले आती हूँ। रोशनी आंटी सोफे से उठी, अपने रूम में कपड़े लेने गईं और आर्यन शर्मा भी बाथ टॉवल और चेंज ऑफ क्लोथ्स लेने गए। युवा जोड़ा साथ बाथरूम में चला गया। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। आप लोग रॉक स्टार हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।